एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और आप सबको हम खुशामदीद भी कहते हैं और जुम्मे का रोज़ है तो सबको जुम्मा मुबारक भी कहते हैं। और जब आप लोग जाएं जुम्मा की नमाज़ अदा करने के लिए तो इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत सी दुआएं कि अल्लाह ताला इसको बिल्कुल सलामत रखे, कायम रखे और इस पर बुरी जो मुसीबतें हैं उससे बचा के रखे। हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन बेहतर हो, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे तो हमारे हालात बेहतर होंगे। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि हर फ्राइडे को ना ये डिस्क्लेमर ज़रूर हमें दे देना चाहिए है कि हमारे क्रिकेट टीम की जो सूरत हाल है ना, तो सारे मिलकर इज्तिमाई दुआ क्रिकेट टीम के लिए भी करें, क्योंकि हमारी क्रिकेट टीम कोई अच्छा परफॉर्म तो कर नहीं रही है। और ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त टेस्ट सीरीज़ जारी है और मेलबर्न में अब हमारा दूसरा टेस्ट होने जा रहा है। पहला जो टेस्ट था पर्थ में था, उसमें तो हमारी क्या ही शानदार बुरी परफॉर्मेंस रही है कि उस पर बात करते करते ना सर शर्म से झुक जाता है कि इतने सीनियर, इतने सीजनल क्रिकेटर और वो ये सब जाकर ऐसा कर रहे हैं जैसे उन्होंने कभी क्रिकेट खेली भी नहीं है। गली के जो बच्चे हैं ना, वो शायद इससे अच्छा क्रिकेट खेलें या ये खेलने के मूड में नहीं नज़र आए। तो अब यह है कि जो खुर्रम शहजाद थे जो कि लेकर गए थे, स्क्वाड का हिस्सा बने थे, खुर्रम शहजाद इज़ इंजर्ड, जो कि अब जो सीरीज़ है उनसे बाहर हो गए। इसके अलावा बैटिंग के हवाले से कोई ख़ास कोई चेंजिंग नहीं आई है। जो पहले स्क्वाड था वो उसी तरह से स्क्वाड रहेगा। सिर्फ खुर्रम शहजाद जो है वो इंजर्ड हो गए हैं, इंजर्ड होने की वजह से वो बाहर हो गए हैं टीम से। सिर्फ एक ये चेंजिंग आई है। इसके अलावा जो कल भी हम बात कर रहे थे, न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज़ का ऐलान किया गया है उसमें जो स्क्वाड का भी ऐलान किया गया है उसमें साथ साथ सीनियर प्लेयर्स भी हैं और साथ साथ जूनियर प्लेयर भी हैं। मतलब सीनियर्स को रेस्ट करवाया जाएगा 2 मैचेस में और साथ में जूनियर्स को मौका दिया जाएगा ताकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर हासिल कर सके हैं। खैर, ये ओवरऑल क्रिकेट की तो ये जो सूरत हाल है, इसमें हमारे साथ एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए अहमद कुरैशी साहब मौजूद हैं। उनको खुशामदीद कहते हैं। अहमद, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। पाकिस्तानी टीम क्रिकेट मुश्किलात का शिकार, ये बातें सुन सुन कर हम थक गए हैं। तो हमारी जो टीम है ये जहनी तौर पर मुश्किलात का शिकार है या इनके अब हाथ पाँव में अब दम है ही नहीं? सबसे पहले तो फिजा, आपको अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। जिस तरह से आपने क्लास लगाई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, मेरे ख्याल में मेरी मज़ीद ज़रूरत यहाँ पे नहीं रही। लेकिन बिल्कुल आई थिंक कि एक हसरत ही रह गई है कि कभी हम टीवी पे बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तारीफ़ करें और उनके खेल की तारीफ़ करें, क्योंकि पिछले 2-3 साल में अगर आप देखें तो वही सेम रिपीटेडली हमारा भी रोना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार जाती है और वजूहात भी ऑलमोस्ट सेम ही है। 3 चेयरमैन आके चले गए, मतलब ये तीसरे चेयरमैन है, इनसे पहले 2 चेयरमैन चले गए, कुछ नहीं हो सका। माशाल्लाह से क्रिकेटर्स की भरमार है। और जिस तरह से 90s के दौर में ओलंपियंस ने मिल के जो है ना हॉकी का सत्यानाश किया था, माजरत के साथ क्रिकेटर्स की भरमार करके अब पीसीबी क्रिकेट की जो है वो सत्यानाश और माँ बहन करवा रहा है। और मतलब जो भी टीवी पे बात करता था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद करता था, उसको बोर्ड में कोई ना कोई ओहदा दे दिया गया है। और अब आप देखें कि बोलने वालों की तादाद बहुत कम रह गई है। तो आई थिंक जब इस तरीके से क्रिकेट बोर्ड को चलाया जाएगा, जब आप टेस्ट टूर पे बीवियां साथ भेजेंगे, आप मतलब अंदाजा लगाएं ये टेस्ट टूर पे जा रही है टीम या हनीमून पे जा रही है। कुछ अगर भी आप लोगों को इतना ही आप अपनी फैमिलीज को मिस कर रहे थे तो आपको चाहिए था आप टूर से माजरत कर लेते। पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। इवन 1 डे वर्ल्ड कप आप देख लें कि ऑस्ट्रेलिया की जो फैमिलीज थी, ऑस्ट्रेलियन टीम की, वो 1-2 दिन पहले वहाँ पे पहुंची जब वो लोग फाइनल उन्होंने खेलना था उससे पहले। तो कहने का मकसद ये है कि इतने अहम टूर पे आप फैमिलीज को लेके जा रहे हैं, या तो आप फिर उनको टाइम दें या फिर आप क्रिकेट खेलें, एक ही काम हो सकता है। अब जो पहले टेस्ट मैच की, अच्छा वैसे ये पीसीबी की तरफ से नहीं ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर देनी चाहिए अहमद कि पीसीबी मत जाने दे ऐसे बेगमात को साथ, फैमिली बच्चे साथ सारे? जाहिर है आप ना चाहते हुए आपकी अटेंशन डिवर्ट होती है। जब आप 100% किसी चीज़ को देना चाहते हैं देन दैट मीन्स कि आपका कोई और डिस्ट्रैक्शन ना हो। जब आपकी फैमिली होगी कि आपने फैमिली को भी टाइम देना है, फिर क्रिकेट को भी, प्रैक्टिस को भी टाइम देना है, और फिर आपकी फ़िटनेस लेवल का तो हमारे यहाँ पर ये हाल है कि बस छोड़ ही दें। इतने इतने पेट निकाले हुए हैं, भागा जाता नहीं है इनसे। और वहाँ पर कंडीशंस वेदर डिफरेंट हैं। जो हम यूएई और पाकिस्तान में खेलते थे उससे डिफरेंट पिचेस हैं। अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि हम वहाँ पर खेले कैसे। अब इसमें कसूरवार क्या हमारी टीम तो नहीं है, मुझे तो लगता है इसमें हमारी टीम की मैनेजमेंट है जिसके ये डिसीजन है, जिन्होंने इतना फ्री हैंड दिया हुआ है। वर्ल्ड कप में, एशिया कप में इतनी ख़राब परफॉर्मेंस के बाद भी आपने क्या किया अपने प्लेयर्स को
सबक सिखाने के लिए, आपने उनके मनमाने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर लिए उनकी मर्जी के मुताबिक? देखें फिजा, जहाँ तक बात है ना कि पीसीबी रोके के फैमिलीज को ना लेके जाएं, पीसीबी ने रोकने के बजाय मजीद फैसिलिटेट किया है। पीसीबी ने जो है ना कुछ प्लेयर्स को टिकट्स भी फैमिली के प्रोवाइड किए हैं कि ये लें, आप अपनी बेगमात को साथ ले जाएं। तो मतलब जब आप ब्रेनलेस लोगों को ला के बोर्ड में बिठा देंगे कि जो बिल्कुल आगे बोर्ड है और पीछे कुछ और लोग उनको ऑपरेट कर रहे होंगे, तो फिर इसी तरह की चीज़ें होंगी और सत्यानाश हो गया इस टीम का। आप यकीन करें कि बात करते हुए भी हमें बार बार रिपीटेडली पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे हार पे बात करते हुए भी शर्म आ गई है, लेकिन इनको हारते हुए शर्म नहीं आई। एशिया कप देख लें, वर्ल्ड कप देख लें, ये टेस्ट मैच देख लें। अब बेशक ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस मुश्किल होती हैं एशियन टीम्स के लिए, लेकिन आप मुझे बताएं कि इनमें से कितने प्लेयर्स हैं जो पहले कितनी दफ़ा ऑस्ट्रेलिया का टूर कर चुके हैं। ये भी मतलब जो है ना वो शाहीन आफरीदी के अलावा और किसी प्लेयर को ऑस्ट्रेलिया में खेलने का ये एजाज़ नहीं है, अब जाकर सबको हुआ है। शाहीन के अलावा इस पूरे स्क्वाड में कोई भी ऑस्ट्रेलिया जाके नहीं खेला। बाबर आजम जाके खेल चुके हैं, इसके अलावा आई गेस सरफराज भी खेल चुके हैं और काफी सारी प्लेयर्स हैं जो खेल चुके हैं। ऐसा तो नहीं है। जो हमारी रिपोर्ट आई थी, हमने एक रिपोर्ट शेयर की थी, टेस्ट सीरीज में कोई भी प्लेयर इनमें से जाकर अभी तक ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेला है शाहीन के अलावा। टेस्ट नहीं, आप अपनी रिपोर्ट में करेक्शन कर लें। 2019 में बहुत सारे प्लेयर्स इस टीम के खेल चुके हैं। बाबर आजम की एक सेंचुरी भी है। नसीम शाह का डेब्यू था, उसमें नसीम शाह भी नहीं है, लेकिन बाबर आजम खेल चुके हैं। उस वक्त आई गेस बाबर आजम कैप्टन भी थे। तो 2019 का जो टूर था उसमें जो है बाबर आजम की वहाँ पे एक सेंचुरी भी है। काफ़ी सारे प्लेयर्स जो भी हमारी टीम के हैं, सरफराज भी थे उसमें, और जो है ये प्लेयर्स टीम का हिस्सा थे। देखें जहाँ तक बात है फास्ट बॉलर्स की, अब देखें जुनैद खान की मैं एक वीडियो देख रहा था इस टेस्ट मैच के दौरान, जिसमें उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर की थी और वो बता रहे थे कि खुर्रम शहजाद का जो बायो मैकेनिक है वो ठीक नहीं है और इसकी पेस मुसलसल कम होती जा रही है जैसे जैसे वो ओवर करता जा रहा है। तो मुझे डर है बाय द एंड ऑफ दिस टेस्ट मैच वो कहीं इंजर्ड ही ना हो जाए। अब जुनैद खान जिसका एक्सपोजर एक्सपीरियंस पाकिस्तान के बॉलिंग कोच उमर गुल से समझ लें आधा है, वो बाहर बैठ के टीवी पे मैच देख के ये बता रहा है कि खुर्रम शहजाद के बायो मैकेनिक्स ठीक नहीं है और इसकी वजह से वो इंजर्ड हो सकता है। तो उमर गुल साहब वहाँ पे क्या कर रहे हैं टीम के साथ? उनको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि खुर्रम शहजाद के बायो मैकेनिक्स ठीक नहीं है और ये प्लेयर इंजर्ड हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है, ये सब जो है ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब इनको टीवी पे बिठाओ जैसे इनसे बड़ा कोई अरस्तू है ही नहीं। मेरे ख्याल में जितने भी लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खासतौर पे एक्स क्रिकेटर्स, ये इस तबाही के जो है वो जिम्मेदार हैं और ये सत्यानाश कर रहे हैं, क्योंकि इनको किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। ये अपने ओहदे एंजॉय करने पे लगे हुए हैं, ये घूमने फिरने पे लगे हुए हैं और ये अपना 100% नहीं दे रहे। अगर ये 100% दे रहे होते तो एक बाहर बैठा हुआ बॉलर जिस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है वो ऐसा बॉलर है जो इस वक्त जो बॉलिंग कोच है उसका एक्सपोजर उससे कम, एक्सपीरियंस भी कम है। और बॉलिंग कोच अगर इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा तो फिर बॉलिंग कोच का टीम के साथ रहने का मकसद क्या है? नहीं, ऐसा आइडेंटिफाई ऐसे करना उसे मालूम होगा, लेकिन फिर भी ये तो जो है वो बहुत बड़ी गलती है कि आपको पता होने के बावजूद कि एक शख्स जो है वो इंजरी की तरफ जा रहा है फिर भी आप उसे खिलवा रहे हैं। अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है ना, प्लेयर्स ये कहते हैं हमारा डेब्यू है और हम यहाँ पर अच्छा खेलने के लिए आए हैं, ये ना हो हम यहीं पर ऐसा कुछ ख़राब कर दें कि उसके बाद जो है हमें आगे टीम में मौका ही ना मिले। समटाइम ऐसा भी तो होता है, प्लेयर गिव अप नहीं करता। देखें फिजा, जहाँ तक बात है ना, आप कह रही है कि पता होगा, मुझे नहीं लगता है कि पता होगा। अगर पता होता तो उसका फिर कोई सोल्यूशन भी निकलता। यहाँ पे तो आपका जो फिजियो है या और लोग हैं उनको वर्कलोड मैनेजमेंट का ही नहीं पता। ठीक है, इंडियन बॉलर अगर 5 से 6 ओवर करने जा रहा हो तो उनका फौरन फिजियो बंदा भेजता है कोई ना कोई कि यार इस बंदा करो, इसका वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है। आप यहाँ पे बिल्कुल जानवरों की तरह जो है ना उनसे हल चलवाते रहते हैं, जो बॉलिंग कराते रहते हैं, तो सत्यानाश ही होना है। दूसरी चीज़ ये, आप देखिए इस टूर पे 2 ही बॉलर काम के नज़र आए थे, एक आमिर जमाल और एक खुर्रम शहजाद। और खुर्रम शहजाद साहब इंजर्ड होकर सीरीज से ही बाहर हो गए, तो फिर अब अल्लाह खैर ही करे, क्योंकि शाहीन आफरीदी को तो जब से उनकी शादी हुई है उसके बाद वो बिल्कुल ही इस तरह लगता है जैसे क्रिकेट खेलनी भूल गए और बॉलिंग करानी भूल गए। और वो प्लेयर को शादी को इतना ब्लेम, अहमद
दैट्स रियली बैड। आखिर बेगमात ने कहा क्या है? ठीक है, वो साथ में लेकर जाने से तो मैं भी नहीं कहती कि इत्तेफाक नहीं करती कि उन्हें साथ नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन इतना क्यों आप शादी पे और बेगमात पे गुस्सा कर रहे हैं? नहीं, मैं बेगमात को ब्लेम नहीं दे रहा, मैं प्लेयर्स को ब्लेम दे रहा हूँ कि देखिए आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है ना। आप बिल्कुल फैमिली आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी भी चाहिए, लेकिन आप हर वक्त आप सर पे सवार ना करें। आप अपना 100% नहीं दे रहे, आपके फिटनेस के मसाइल आपको पता है कि कैसे ये प्लेयर्स अपना 100% दे सकते हैं? ये सिर्फ अगर आप जो भी प्लेयर है उसका कोच उसकी बेगम को लगा दे। 100% क्या 200% देंगे, बेगमात इनकी ट्रेनिंग करवाए। फिर मुझे लगता है कि वो उस प्लेयर का आप कैरियर खत्म करना चाह रही हैं, आप उस प्लेयर को दोबारा क्रिकेट खेलता हुआ नहीं देखना चाह रही। नहीं, आपको पता ही नहीं है, लड़कियां जब ठान लेना सीधा कर देंगी। इनके सारी पेस और इनके सारे जो अनफिट है ना वो खुद सब सीधा कर लेंगी। अच्छा, मैं इस बारे में ज़्यादा कह नहीं सकता क्योंकि मेरा भी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। जब होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल ये है कि आई होप कि जो मिस्टेक्स हुई हैं वो आगे ना हो। देखें, खुर्रम शहजाद का जो डेंट हमें पड़ा है, ये हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुश्किलात का सामना हमें इसकी वजह से करना पड़ेगा। और अब देखें, मोहम्मद अब्बास है, इन पिचेस का वो आई थिंक मंजा हुआ प्लेयर है। काउंटी खेल खेल के वो लड़का अपने आप को प्रूव कर चुका है। डोमेस्टिक में भी उसने दोबारा आई गेस 5 या 6 विकेट्स ली हैं। तो आपने उस प्लेयर को अगर नहीं खिलाना तो उसको बता दें कि भाई हमारी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़ है। वो बेचारा परफॉर्म कर रहा है। डोमेस्टिक आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से प्लेयर जो है वो आगे आता है। और अगर आपने उन्हीं प्लेयर्स को नहीं लेके आना जो आपके डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स हैं, तो फिर आप बंद कर दें डोमेस्टिक। यहाँ पे अब आपका जो PSL है या T20 है, ये बेसिकली पैसा जनरेट करने के लिए या एक कमर्शियल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये उस तरह से सक्सेसफुल है। आप T20 की परफॉर्मेंसेस की बेस पे लड़कों को टेस्ट स्क्वाड के अंदर ले आते हैं और जो आपके जो है फर्स्ट क्लास में परफॉर्म कर रहे होते हैं 4 डे 5 डे क्रिकेट, जहाँ से प्लेयर बनता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप 4 डे 5 डे क्रिकेट खेलते हो, आपके स्किल्स इतने ज़्यादा इंप्रूव होते हैं। एज अ बॉलर आपका कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो उन प्लेयर्स को आपने बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ है। तो आई थिंक कि जब इस तरह की आप ज्यादतियाँ करेंगे, मेरिट पे सिलेक्शन नहीं करेंगे, और मुझे तो यकीन करें कि बंदे चेंज हो रहे हैं लेकिन उनके डिसीजंस उसी तरह के हैं, उनकी हरकतें उसी तरह की हैं। खुर्रम शहजाद के रिप्लेसमेंट में आप किसको देख रहे हैं? अगर रिप्लेसमेंट में आता है तो फिर कौन, हसन अली को देंगे या मीर हमजा? किसको आपको लगता है कि कौन आ सकता है बेहतर ऑल्टरनेटिव? देखें, मेरे ख्याल में खुर्रम शहजाद की अगर बात की जाए तो खुर्रम शहजाद की जगह फिर मुझे लगता है कि हसन अली को लेके आएंगे, लेकिन आई गेस कि मीर हमजा ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन ये तो अब हमारे टीम मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है ना, इस वजह से ये शायद इसको लेके। तो फिर हसन नहीं, बिल्कुल टीम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, टीम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल कंडीशन को देखते हुए, टीम को देखते हुए, पिचेस को देखते हुए, क्या आपको क्या लगता है कि हु इज मोर सूटेबल? मेरे ख्याल से मीर हमजा सूटेबल है ज़्यादा इन कंडीशंस के लिहाज से, टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से, लेकिन ये हसन अली को ही खिलाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले मैच से भी पहले कही थी कि फ़हीम अशरफ और हसन अली दो ऐसे प्लेयर हैं कि इनको अगर मार शुरू में पड़नी शुरू हो गई, इन्होंने बैट्समैन के, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ऐसे हैं कि उनको अगर शुरू में वो थोड़े से सेट हो जाए ना 1-2 ओवरों में ही, तो फिर उनके आगे आप जिस मर्जी को, मैल्कम मार्शल को उठा के ले आए, किसी को भी ले आए, वो नहीं छोड़ते, वो किसी का भी लिहाज नहीं करते। लास्ट मैच में भी यही हुआ कि फ़हीम अशरफ साहब 10-10 रन दे रहे हैं 1 ओवर में, उन्होंने इतना सेट कर दिया बैट्समैन को, ना फिर उन्होंने जो आमिर जमाल का लिहाज किया, ना खुर्रम शहजाद का किया, ना शाहीन शाह अफरीदी का किया। तो ये जो है ना वो चलते फिरते बॉम्ब भी हैं हसन अली और फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ साहब तो माशाल्लाह से ना कोई परफॉर्मेंस है ना कुछ है, इंग्लैंड में बस मियाँ साहब को सलाम करके आए थे और उसके बाद टीम के साथ हैं और टीम से बाहर ही नहीं हो रहे। तो इस तरह से जब प्लेयर टीम के अंदर आएंगे बगैर परफॉर्मेंस के, सलामियां बस फिर मियां साहब की सलामी की उनकी जो है ना यही मिला, आगे गवर्नमेंट भी उनकी आने वाली है, तो सारे प्लेयर्स को वहीं जाकर तो सलाम करके आना चाहिए। जी बिल्कुल, और आई थिंक ये बड़ी गलत ट्रेडिशन है। उमर अकमल साहब भी इसी को फॉलो करते हुए गए थे मियां साहब को सलामी देने, लेकिन उनके जो हालात हैं वो हमारे सामने ही है माशाल्लाह से। तो वो अगर टीम में आते तो एक नया वावेला ही मच जाता।
तो अभी और भी आपको प्लेयर्स नजर आएंगे वहाँ पे हाजिरी देते हुए और सलूट करते हुए। आई थिंक ये बहुत गलत ट्रेडिशन है और ये ट्रेडिशन जो है ना हमें ख़त्म करनी पड़ेगी ताकि प्लेयर्स का जो फोकस है वो परफॉर्मेंसेस के ऊपर हो। अच्छा, और हम मेरी गुजारिश है अपनी गवर्नमेंट से भी। इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने टेस्ट में तभी फिर अपनी जगह बनाई, लेकिन उन्होंने भी पर्थ में कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी। फिजा, हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, पूरी दुनिया में जब प्लेयर्स सेलेक्ट होते हैं ना स्क्वाड में या प्लेइंग 11 में ख़ास तौर पे, तो कंडीशंस के हिसाब से होते हैं। सरफराज ने अपने 100 किए या डोमेस्टिक में परफॉर्म किया एशियन कंडीशंस में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में। अब ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस यहाँ से बहुत डिफरेंट हैं। पूरी दुनिया में कहीं पे भी ये नहीं होता कि जो एशियन कंडीशंस में परफॉर्म कर रहा है उसको एशियन कंडीशन की परफॉर्मेंसेस पे आप न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में खिला देंगे। और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के लिहाज से रिजवान ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन था क्योंकि उसका वो आई गेस कि पिछले कुछ अरसे में हाईएस्ट रन स्कोरर भी है पाकिस्तान का। तो किधर है डाटा एनालिस्ट, किधर है बड़े बड़े अरस्तू? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। आप देखिए कि कंडीशंस के हिसाब से प्लेयर आता है। अब इसी तरह आप जो वर्ल्ड कप में भी गए, आपने जनाब उल जलूल सिलेक्शन की, अबरार अहमद आपका मिस्ट्री स्पिनर मैन था, उसको नहीं खिलाया। यहाँ पे आपने रिजवान को बिठा दिया, सरफराज अहमद को खिला लिया। अब कंडीशंस भी तो कम से कम देखें। यहाँ पे फ्लैट ट्रैक होते हैं, मुश्किल से बॉल आपका जो है ना वो चेस्ट तक आता है, वहाँ पे बाउंसी विकेट है। तो आप बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वहाँ पे विकेट तेज होता है, बॉल पड़ते ही बहुत तेजी से निकलता है। तो बहुत सारी चीजें आपने देखनी होती है, लेकिन हमने वही रेलू कट्टों वाली चीज कि जो इधर परफॉर्म कर गया उसको डाल दो, जो उधर परफॉर्म कर गया इधर डाल दो। ना हम अपनी बाउंसी पिचेस भी नहीं बनाते जैसे ऑस्ट्रेलिया में या बाकी ममालिक में है। हम एक स्मूथ पिच बनाते हैं और उसी में परफॉर्म करते हैं, और फिर जो परफॉर्म कर जाए उसकी बल्ले बल्ले। अपने आप को भी तो वो टफ कंपटीशन में नहीं डालते कि उस किस्म के पिचेस यहाँ तैयार की जाएं ताकि जब वहाँ पर जाएं तो ये हाल ना हो कि 80 पे सब आउट हो रहे हैं। वो तो तब होगा ना फिजा, जब आपकी प्योरिटीज होंगी कि आपने अपने क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना है। आपकी अभी प्योरिटीज क्या है? चेयरमैन पीसीबी आता है, ठीक है, पहले तो गवर्नमेंट जो है ना जो आती है वो अपना एक आके नमूना ले आती है, वो आता है, वो नीचे सारा सिस्टम चेंज करता है। नए लोग आते हैं, उनको समझने में ही 2-4 महीने लग जाते हैं। मुझे अब हर बंदा अपनी जॉब सिक्योर करने के चक्कर में है, हर बंदा इधर उधर टूर्स इंजॉय करने के चक्कर में लगा हुआ है। प्योरिटीज ही नहीं है। अगर आपकी प्योरिटी होती, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो एशिया कप से पहले पूरी दुनिया कह रही थी कि डेंजरस टीम है, वर्ल्ड कप एशिया कप दोनों जीत सकती है, उसका सत्यानाश हुआ। ठीक है, असल मसला हमारा स्टार्ट हुआ अफगानिस्तान वाली सीरीज से। हम मर मर के अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैचेस जीतते रहे, हम इसी में खुश थे और तालियां बजाते थे, जी नसीम शाह ने हमें जिता दिया। हाँ। अकल के अंधो, अगर नसीम शाह हमें जाके आखिर में जिता रहा है अफगानिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट, तो फिर एशिया कप और वर्ल्ड कप में जहां बड़ी टीमें थी वहां पे हमारी यही परफॉर्मेंस होनी थी। और उसके बाद फिर जब हम ऑस्ट्रेलिया गए हैं, इतना कोई प्रॉपर होमवर्क नहीं किया, कुछ चीज़ें नहीं। एक हमने वो किया कि बोर्ड में डिफरेंट लोग भर्ती कर लिए, और उसके बाद हमने जो है वो बाबर आजम साहब को कप्तानी से हटा के शान मसूद को लगा दिया। नो डाउट शान मसूद एक अच्छा लड़का है, उसको एक्सपीरियंस, लेकिन ये चेंजेस बड़ी कॉस्मेटिक्स ही हैं, पॉलिसीज वही हैं, डिसीजंस वही हैं, बस शहरें बदल दी हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी तरह ही है। अब देखें, आपके वर्ल्ड कप में जितने भी लोग तनकीद कर रहे थे, जितने भी लोग जो है पीसीबी पे निशाने दाग रहे थे, अब वो सारों को पीसीबी ने जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया है ताकि कोई बात करने वाला ना रह जाए। तो आई थिंक कि जब आप एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को भी बर्दाश्त ना कर सकें, और आई थिंक इन प्लेयर्स को भी चाहिए था कि अगर इनको कोई ओहदा ऑफर हो रहा था या मिल रहा था तो ये ना लेते, लेकिन क्योंकि सबको अपना पैसा अजीज है, अपने ओहदे अजीज हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये सब के सब इस ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद जलीलो रुसवा होकर निकलेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक इस्तीफा आएगा और उसके बाद एक झड़ी लग जाएगी, लेकिन ये इन्होंने जो जुल्म और ज्यादती की है ना कि अपने ओहदों के लिए सत्यानाश किया है टीम का। आपको इतनी बेसिक सेंस नहीं है कि भाई खुर्रम शहजाद आपकी जो है इंजर्ड हो गया, वर्कलोड मैनेजमेंट उसकी प्रॉपर नहीं हुई, उसके बाद आप सरफराज को खिला रहे हैं जहाँ पे रिजवान के ज्यादा रन हैं सरफराज से, बल्कि किसी भी बैट्समैन से। उसके बाद आपके जो बैट्समैन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, बॉलर्स हैं। अब देखें, आपके ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर्स हैं वो एक बॉक्स में बॉल करते हैं, या आप ये समझ लें कि वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, क्योंकि विकेट टू विकेट आपके पास ऑप्शन ज्यादा होता है। आपके पास आउटसाइड एज का ऑप्शन है, आपके पास एलबीडब्ल्यू का है, आप बोल्ड कर सकते हैं।
हमारे जो बॉलर हैं वो ऑफ स्टंप से बाहर ही बॉलिंग करते रहते हैं, वो किसी तरह कहते हैं यार ये दिन गुजर जाए, ये दिन गुजर जाए। तो आई थिंक जब आपकी अंदर एक अटैकिंग अप्रोच ही नहीं है कि हम इनको आउट करें, आपके अंदर ये, आपके माइंड में ये चीज़ है ही नहीं कि हमने इनको आउट करना है जल्दी से जल्दी, आप बस वो दिन गुजारने के ऊपर लगे हुए हैं, तो फिर इस तरह के रिजल्ट आएंगे। और मुझे बहुत मायूसी है, आप यकीन करें कि पिछले जो दो तीन साल से इस क्रिकेट टीम का सत्यानाश हुआ है, और ख़ास तौर पे अभी जो हुआ है इसमें तो कोई भी बेहतरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। जैसे मैंने पहले कहा कि देखिए, हम रिपीटेडली क्रिकेट के ऊपर बात कर करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बैश कर करके मतलब कि अब हमें शर्म आ जाती है कि यार इस टॉपिक पे ज़्यादा ना ही बात करें, लेकिन उनको हारते हुए और इस तरह की परफॉर्मेंसेस देते हुए और बोर्ड को इस तरह की परफॉर्मेंसेस देखते हुए और उसके अंदर इंप्रूवमेंट ना लाते हुए शर्म नहीं आती। बैशिंग इज़ नॉट अ सोल्यूशन। असल में तो ये है ना कि इनको टफ टाइम दिया जाए ताकि इन्हें पता चले अगर परफॉर्म करेंगे तो टीम में रहेंगे, अदरवाइज दे आर गोइंग टू बी किक आउट। थैंक यू सो मच। अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे और ये है जी हमारी क्रिकेट का हाल। लेट्स सी मेलबर्न में अब मैच जब होगा तो हमारी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी और हम क्या ऑस्ट्रेलिया के जो नाज बल्लेबाज हैं उनके सामने टिक भी सकेंगे या नहीं। हमें जाना है ब्रेक, फर्स्ट स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और अभी एक बिल्डार्ड की रिपोर्ट के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे कि आपको पता है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं 8 फरवरी 2024 को। उसके हवाले से जो नामजदगियाँ हैं कि कौन किस हल्के से इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करना जा रहा है, वो भी जो है वो एप्लीकेशंस लेने का सिलसिला इलेक्शन कमीशन की जानिब से शुरू हो चुका है। लेकिन वोटर्स के हवाले से कि पाकिस्तान में कुल कितने वोटर्स हैं, कितने लोग अपना हक़ राय-दही इस्तेमाल करने के काबिल हो चुके हैं, कितनी तादाद यूथ की है, कितनी तादाद ख़वातीन की है, इसके हवाले से बिल्डार्ड ने, जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी है, उसकी बॉडी शॉप ने पाकिस्तान के इश्तराक से जमहूरियत का मोहरा नौजवानों की पाकिस्तान में इंतखाबी शरकत के उन्मान से, दैट वाज द टाइटल ऑफ दिस सर्वे। उन्होंने एक सर्वे किया है जिसकी रिपोर्ट सामने आई है। 2023 में पाकिस्तान में तकरीबन 127 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें से तकरीबन 55 मिलियन वोटर्स नौजवान पाकिस्तान है, जिनकी उम्रें 15 से 38 साल के दरमियान बताई जा रही हैं कि इनकी एज 15 से 38 साल है। और ये जो कुल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उसका 43.58% बनता है, यानी कि आपका ऑलमोस्ट हाफ जितने भी वोटर्स हैं उनका ऑलमोस्ट हाफ जो है वो यूथ पर है, जिनकी एज है 18 से 35 तक। लेकिन ये तो रहा, ये डेटा रहा कि जिसमें बताया जा रहा है कि कौन सी यूथ या कौन सी एज को आपने टारगेट करना है। अभी जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनकी अगर आप परफॉर्मेंस देखें, अगर आप इनकी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी पार्टी जो है, बड़ी पार्टीज़ हैं, वो इलेक्शंस आ रही हैं, वो कितने साल पाकिस्तान में सर्व कर चुकी हैं, उसके बाद दोबारा इलेक्शन आ रही हैं, कितनी बार प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आला और मुख्तलिफ़ किस्म की मिनिस्ट्रीज़ उनके पास रह चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यूथ के लिए क्या किया? जो आगे नौजवान नस्ल आगे बढ़ रही है वो तो फिर मुल्क छोड़ कर बाहर जाएगी। और 2023 का हुकूमत का सरकारी डेटा है कि 8 लाख के करीब लोग मुल्क छोड़कर चले गए हैं और वो सब यूथ है। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो कुछ पढ़ रहे हैं लोग वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इसी पर बात करने के लिए एहसन ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एहसन ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि हमारी यूथ जो कि इस रजिस्टर्ड वोटर्स का ऑलमोस्ट हाफ है, उसके लिए कभी किसी गवर्नमेंट ने आके, पीटीआई ने भी बस नारे लगाए आके कि यूथ है, यूथ इतना अच्छा, हम इनके लिए ये कर देंगे, नौजवान नस्ल ये कर देंगे, किया किसी ने कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक बात की है। पाकिस्तान की अगर ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें तो ये एक तरफ तो ये छठा दुनिया का बड़ा आबादी का मुल्क है, लेकिन इसके साथ साथ जहाँ ये नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, तो पाकिस्तान के पास तकरीबन 7 से 8 करोड़ ओवरऑल जो मैं तादाद कर रहा हूँ 30 ईयर्स से कम लोगों की है। यानी पाकिस्तान के पास एक नौजवान नस्ल ऐसी है कि अगर इसे काम पर लगा दिया जाता, अगर इसके हवाले से हुकूमतें पॉलिसियाँ बनाती तो पाकिस्तान को डेफिनेटली बहुत आगे तक पहुँचाया जा सकता था। चाइना के अंदर अगर आप मैं मिसाल दूँ, आबादी का सबसे बड़ा दुनिया का मुल्क है, लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि जी रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, आबादी ज़्यादा, लेकिन चाइना ने दुनिया के अंदर मिसाल को चेंज किया है। दुनिया के अंदर जो चाइना एकदम एक बूमिंग इकॉनमी बन के सामने आया और ऐसे लगता है कि बहुत जल्दी ये दुनिया को टेक ओवर कर जाएगा इकॉनमी के हवाले से, तो उसकी एक बड़ी पॉलिसी जो उसके अंदर नजर आती है कि उसने अपनी पूरी नस्ल को काम पर लगा दिया।
वहाँ पर उन्होंने रिसोर्सेज को यानी बिजली वगैरह के रेट्स कम करके हर एक फैक्ट्रीज वगैरह लगवा के, और इब्तिदा में हम देखते हैं कि शुरू में उन्होंने चाइनीज की जरूरतें पूरी की, फिर इर्द गिर्द के इलाके और पूरी दुनिया में डोमिनेट कर गए। बदकिस्मती से आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को पिन पॉइंट किया कि पाकिस्तान के अंदर किसी एक बहुत बड़ी ताकत को, जो एक एटॉमिक पावर से कम नहीं है, जो आपकी आबादी है 30 ईयर्स, ये बहुत, और फिर ऐसे ऐसे ज़हीन लोग हैं, ऐसे ऐसे काबिल लोग हैं, खुदा आपने बात की ड्रेन की, तो पूरी दुनिया इन नौजवानों को चाहती है कि इनके पास आए। लेकिन पाकिस्तान की जो कंसेक्टिव गवर्नमेंट्स बनी है, वजूद में आई हैं, उन्होंने इनके हवाले से कोई ज़्यादा ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाई कि ये काम पर लगते। आज पाकिस्तान के अंदर जो बेरोजगारी की शरह है वो नज़र आती है कि ये जो नौजवान नस्ल है ये अपने मुस्तकबिल से मायूस है, बहुत ज़्यादा पॉलिसीज है नहीं। और जो आपका सोशल मीडिया का जो एक रेवोल्यूशन आया है पिछले, यानी आपके ये एक डेकेड के अंदर जो सारा आया, खास तौर पर 5-6 साल के अंदर, तो इसने जो एक प्रोलिफरेशन की है, एक सोच की प्रोलिफरेशन की है, उससे नौजवान नस्ल एक तो शऊर तो उन्हें आया है बहुत ज्यादा, और उन्हें इस बात का एहसास भी है बहुत ज्यादा कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम कर नहीं पाते। है नहीं ना मौके, है नहीं ना खवातीन के लिए है ना मर्दों के लिए है। एक बच्चा जो कि पहले 2 साल का इंटर करता था, बीए करता था, फिर बीए करने के बाद भी उसकी कोई अच्छी जॉब लग जाती थी और फिर वो प्राइवेटली एमए करता रहता था। आपने कहा कि बहुत ज़्यादा यूथ जो है उनको अनएम्प्लॉयड है, तो आपने 4 साल का बीएस कर दिया ताकि 2 साल मज़ीद स्टडी में लग जाए, उसके बाद मास्टर्स करे। फिर आपने कह दिया जिसकी पीएचडी नहीं होगी या जिसने एमफिल नहीं किया होगा तब तक उसको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल सकती है। आपने एजुकेशन का स्टैंडर्ड अगर बढ़ाया है तो एजुकेशन में पैसे कितने ज़्यादा लगते हैं। अब अगर कोई अपने पेरेंट्स से पैसे ले लेके इतना पढ़ के उनसे आगे पता चले कि 25,000 वाली नौकरी भी नहीं उसे मिल रही, तो फिर जाहिर है कौन यहाँ पर रहना चाहेगा। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, आपने बड़े अच्छे तरीके से पिन पॉइंट किए वो चीज़ें जो इस वक्त नौजवान नस्ल को यानी दरपेश है। आप देखें कि जो आपकी एजुकेशन है इंतहाई महंगी है, पेट काट काट के वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब वो निकलते हैं, जैसे आपने बात की, कोई 20-25 लाख लगा रहा है, कोई 30 लाख लगा के जब बाहर आता है तो 25,000 की नौकरी भी अवेलेबल नहीं है। जिस मुल्क में डॉक्टर्स जो हैं वो बेचारे जॉब्स ढूंढते फिर रहे हो, जिस मुल्क में इंजीनियर्स यानी जॉब्स ढूंढते फिर रहे हो, तो फिर ये डेफिनेटली एक लम्हा फिक्रिया है पूरी कौम के लिए भी और इस नेशन के लिए भी। लेकिन मैं आपको एक बताऊं, वो जो नौजवान नस्ल है, जो आपके अरबाब इख्तियार, जो आपकी पॉलिटिकल अशराफिया की औलादें हैं, उनके लिए देखें तमाम ज़राए मौजूद हैं, उनके लिए यहाँ जॉब्स भी अच्छी मिल जाती हैं उन्हें, और वो बाहर भी आसानी से चले जाते हैं। जो ब्रेन ड्रेन भी हुआ है ना, इसमें आम पाकिस्तानी नौजवान नहीं जा सका, इसमें भी वही लोग गए हैं जो कि आपकी अशराफिया के लोग हैं, जिनके पास ऐसे रिसोर्सेज मौजूद है, जिनके पास ऐसी एबिलिटीज मौजूद है कि वो वीजे लेके बाहर जा सकते हैं। बाकी तो यहीं पे है। लेकिन जो खास आपका पीटीआई का पिछला दौर गुजरा है, उसके अंदर जो पीटीआई ने फोकस किया इस नौजवान नस्ल को, लेकिन मायूसी हुई नौजवान नस्ल को। जब स्टार्ट में जब पीटीआई के लोग आए थे तो इन्होंने कहा था हम करोड़ों नौकरियां देंगे, घर देंगे, जॉब्स देंगे। अच्छा, एक पूरी नौजवान नस्ल को पीछे लगा लिया गया। लेकिन जब 3.5-4 साल के बाद आप देखते हैं ये जो मायूसी की फिजा पैदा हुई कि जब हुआ कुछ नहीं, तो फिर ये नुकसानात हुए। इसमें मैं देखता हूँ कि नवाज लीग की गवर्नमेंट है और नवाज लीग की जो पार्टी है, इन्होंने कुछ फोकस किया नौजवान नस्ल को, जैसे लैपटॉप स्कीम आपने दी और बहुत सारी और स्कीमें भी हमें नजर आती हैं। लेकिन जो ओवरऑल आपका इस वक्त पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, उसके अंदर जो नौजवान नस्ल है, डेफिनेटली उसके लिए पॉलिसीज नहीं बन रही। अच्छा, होना ये चाहिए था, एक तरफ ये डिग्री दी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान को किस एजुकेशन की जरूरत है, इसके ऊपर भी हमने नहीं सोचा कि पाकिस्तान को अगर टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत है तो हम एमए बीए करवा रहे हैं, उसका क्या फायदा बात चल के। दुनिया में कहीं एमए बीए है कि यहाँ है, तो आप लाखों रुपए ऐसे कोर्सेज पे वालिदैन के जाया करवा रहे हैं कि जिनका आगे जाके मार्केट में कोई हिस्सा नहीं है। और फिर आपकी जो इंडस्ट्री होती है, आपका ये जो बिजनेसमैन तबका होता है, दुनिया के अंदर ऐसी एजुकेशन लाई जाती है कि ताकि बच्चे जब निकले तो उनको ये इंडस्ट्री जो वहाँ पे लगती हैं या जो बिजनेस मौजूद है, तो वहाँ जाके वो उसमें यानी उसमें अब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन यहाँ ऐसा इशू ही कोई नहीं है, यहाँ ऐसा कोई सिलसिला में नजर नहीं आ रहा। तो डेफिनेटली अब ये वोटिंग डालने जा रहे हैं, तो नौजवान नस्ल जो है, इसके अंदर जो वोट बैंक है, ना हमारे पास स्किल्ड एजुकेशन है, ना हमारे पास स्किल्ड लेबर है, और फिर यही यूथ आपकी आबादी का 44% है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि ये यूथ है जो कि वंडर्स कर सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा एक अहम मसला कि हमारे पास लीडरशिप भी नहीं है ना। पहले तलबा यूनियन होते थे, ये जितने पॉलिटिशियन हैं ये सारे इस तरह नीचे से ग्रूम होते होते ऊपर आए हैं। अब आपने जो स्टूडेंट यूनियंस थे उनको कर दिया है बैन। अब ना आपके पास फ्रेश लीडरशिप है, ना आपके पास फ्रेश मैंडेट है, बस जो एक रिवायती तौर पर सियासत चल रही है वही चल रहा है। देखिए,
ये जो यूनियन लीडर्स हैं, मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको भी थोड़ी देर के लिए जरा एक साइड पर रख दें, क्योंकि हमारे माजी के अंदर जो यूनियंस बनी वहाँ पे कत्लो गारत भी कॉलेजेस में, उसको भी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में लाने की जरूरत थी। हाँ, जब ये सारा कुछ हुआ तो फिर उनके ऊपर बैन लगना शुरू हुआ। अगर माजी में देखें तो MSF थी और इस तरह पीपल ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके लड़ाई झगड़े भी चल रहे थे। लेकिन असल में हमने सारी चीजों को डिसिप्लिन नहीं किया। यहाँ हमारे पॉलिसीज नहीं है, लीडरशिप मौजूद है, लेकिन वो लीडरशिप मौजूद नहीं है जो कौम के जो जज्बात हैं, जो उनकी जरूरतें हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए पॉलिसियां बनाए। दावे हैं, वादे हैं, नारे हैं, लेकिन अमलन हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन देखें, अगर आप इसको इस तरह नहीं करेंगे, आप मसाइल को बढ़ाते चले जाएंगे, तो गीले तार के ऊपर आप कितने कपड़े और डाल लेंगे, अल्टीमेटली ये टूट जाएगा। आज पाकिस्तान के अंदर जो आपको वायलेंस नजर आता है, जो क्राइम की रेशो पंजाब में अप हो गई है, आप ये देखें कि पिछले 1 साल के अंदर पंजाब के अंदर जो यानी इतने हीनियस क्राइम, और जिसमें आप समझते हैं रॉबरी और ये डकैती और चोरी, डेफिनेटली इसमें नौजवान नस्ल फिर इन्वॉल्व हो जाती है। वो 9 लाख से ऊपर सिर्फ रजिस्टर्ड जो है आपकी जो क्राइम की शरह या मुकदमात है वो हैं। और इसके अलावा फिर आप देखें इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो वायलेंस चल रहा है, इस वक्त जो टेररिज्म चल रही है, आप खैबर पख्तूनख्वा में जो टेररिज्म के वाकयात हो रहे हैं, आपके गवादर में जो टेररिज्म के वाकयात हो रहे हैं, खुद पाकिस्तान को इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल में जाना पड़ा है कि जनाब अफगानिस्तान से, तो जो पनीरी है वो पाकिस्तान से ये नौजवान नस्ल ही है जो फिर इन लोगों के हाथों में चली जाती है। जाहिर बात है, जब आप बलूचिस्तान के अंदर तालीम नहीं देंगे, जब आप खैबर पख्तूनख्वा में तालीम नहीं देंगे और क्लाशनकोव जो है या एक वेपन जो है उस नौजवान को मिल जाएगा, जब तालीम नहीं मिलेगी तो फिर वो उस वेपन को चलाएगा और उसका नुकसान जो है पूरी कौम भुगतेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने इस वक्त के जो एक अहम पॉइंट है उसकी नब्ज पर हाथ रखा है। जो हमारे हुक्मरानों को तो इस वक्त बहुत ज्यादा पॉलिसियां बनानी चाहिए कि इस नौजवान नस्ल को जो है एजुकेशन जो है उसको हेल्थ की जो जरूरत है। मैं आज आपको एक रिक्शा ड्राइवर की बात सुनाता हूँ। जब मैं उसके साथ जा रहा था तो उसने बड़े अच्छे तरीके से मुझे समझा दिया पाकिस्तान के मसले क्या है। हम बहुत ज्यादा डिबेट्स भी करते हैं, प्रोग्राम्स भी करते हैं, तो मैंने कहा यार बताओ पाकिस्तान के मसले क्या है। उसने कहा जी 3 मसले हैं आम आदमी के, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी है। मैंने कहा क्या? उसने कहा मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा बच्चा बीमार हो तो उसको एक सस्ता और एक अच्छा इलाज मिल जाए। अगर मेरे बच्चे को एजुकेशन चाहिए तो वो किसी कॉलेज में जाए तो या स्कूल में जाए तो उसको अच्छी और सस्ती और मयारी एजुकेशन मिल जाए। और अगर मुझे मेरे साथ कोई जुल्म हो जाए, मैं थाने में जाऊं तो मेरे साथ इंसाफ हो जाए। लेकिन तीनों चीजें आप कंजर्वेटिव गवर्नमेंट देख लें, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट देख लें, मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट देख लें, उसके बाद नून की गवर्नमेंट देख लें, उसके बाद ये सारी गवर्नमेंट्स को अगर आप देख लें तो पॉलिसी जरूर बनी है, कुछ ना कुछ अमल भी हुआ है, लेकिन ओवरऑल ये 3 जो क्वेश्चन है ये एड्रेस नहीं हो रहे। अब आपकी मुल्क के अंदर जो एजुकेशन है वो भी एक कोई निज़ाम नहीं है, और उसके अंदर कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। जब जस्टिस नहीं होगा, जब सबको पता होगा कि वो अकाउंटेबल है, तो फिर तो ऑटोमेटिकली आपके सोसाइटी बेहतर हो जाएगी। जबको पता है पैसे दे के अकाउंटेबिलिटी आप खरीद सकते हैं जस्टिस सिस्टम को, तो फिर कौन कानून के पाबंद होगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त भी जो पॉलिटिक्स हो रही है, आप देख लें आपकी पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है। इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है पावर पॉलिटिक्स, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स हो रही है। मसलन वो पॉलिटिक्स नहीं हो रही जो पाकिस्तान की आवाम की एक पॉलिटिक्स होती थी। माजी में हमने देखा नून भी ग्राउंड रूट लेवल पे जाती थी और यानी आम लोगों के अंदर हमें पेनिट्रेशन उसकी नजर आती। इस दफा वो उतनी नजर नहीं आ रही। इस वक्त आपकी पावर पॉलिटिक्स हो रही है। अच्छा, अगर कुछ पार्टी हैं जिसमें पीटीआई, तो वो उसमें हमें नजर आता है कि उनकी पॉलिसीज या उनका जो तरीकाकार है उससे नौजवान डिसिप्लिन में आने की बजाय ज्यादा इंतशार का शिकार हो रहे हैं। और अच्छा, ज़हनी इस तरह की मैं समझता हूँ उनके अंदर इंतशार है, मायूसी या मुस्तकबिल उन्हें नजर नहीं आता, वालदैन के पैसे लग जाते हैं, जब वो घरों में बैठते हैं तो फिर डेफिनेटली जुराइम की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान का देखिए, आप एक रियासत होती है उसे वेलफेयर स्टेट आप कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम बदकिस्मती से सिक्योरिटी आपका कॉन्सेंट्रेट हो चुके हैं। आपका जितना पैसा है, आपका बहुत बड़ा बजट का पैसा जो है वो आपका पुलिसिंग के ऊपर जा रहा है, वो आपका लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जा रहा है। हालांकि ये पैसा अगर आप एजुकेशन पे लगाते, ये पैसा नौजवान नस्ल के ऊपर लगाते और लोगों को इंसाफ देते, जो आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है उसको आइडेंटिफाई किया है, तो फिर जो है आपका नौजवान नस्ल जो थी वो जारी बात है एक ग्रूम होता है, लेकिन बदकिस्मती पूरी नस्ल तबाह हो गई है। यानी मैं सोचता हूँ कि हमारे दौर से पहले जो लोग थे वो फिर भी आपको, जो आपने खुद कहा, जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बड़े फाल थे तो चले उतने नहीं भी थे, लेकिन फिर भी आप देखें कि जब पाकिस्तान बना था तो आपका जो एजुकेशन का जो रेट था वो 6% हो गया, फिर हमने सुना ये 36% हो गया, फिर और बढ़ गया। यानी इतनी बदहाली के बावजूद भी आपकी एजुकेशन बढ़ती रही है, लेकिन जो बाकी दीगर पॉलिसियां थी, इस मुल्क में इंडस्ट्री लगती, हम एब्जॉर्ब करते उस इंडस्ट्री के जरिए नौजवानों को, लेकिन अभी भी कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा। एहसन साहब, आप देखिए कि
पॉलिसीज़ ऐसी भी बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, चले पीटीआई ने वादे किए, दावे किए यूथ के नाम पे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन डिलीवर कुछ भी नहीं किया। अभी ये जो पीएमएलएन है या पीपल्स पार्टी है या बाकी जो बड़ी सियासी जमातें हैं जो इनके साथ इत्तेहाद करेंगी, आईपीपी अभी नहीं बनी है, मतलब उसमें भी यूथ के लिए अट्रैक्टिव कुछ नहीं है। ना आप यूथ को टिकट्स दे रहे हैं, ना आप यूथ को आगे देखिए पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल निज़ाम है उसमें यूथ कभी भी आगे नहीं आ सकती। देखिए एक एमएनए जो है इस वक्त, आप थोड़ा सा इसको ऐसे मैं बता देता हूँ, एक एमएनए है वो जब एक हल्के में इलेक्शन लड़ता है तो उसका इस वक्त 8-10 करोड़ बल्कि इससे 60-70 करोड़ तक जो है उसका खर्चा चला गया है। अच्छा, एक एमपी इलेक्शन लड़ता है तो वो भी इसी तरह है। तो अगर आप नेशनल असेंबली का 342 का या इससे कम या कमो बेशी जो आप लगाएं सारा आपके हल्के, तो पूरे पाकिस्तान को पता है कितने बिलियंस ऑफ रुपीस लगते हैं इस इलेक्शन के ऊपर। जब ये इलेक्शन पे बिलियंस ऑफ रुपीस लगा के आपके नुमाइंदे आते हैं, आम आदमी तो इसमें आ ही नहीं सकता, इस इलेक्शन रेस में नहीं है, वो तो टिकट नहीं ले सकता। टिकट के ऊपर जितने पैसे पार्टियां लेती हैं, नौजवान तो बड़ी दूर की बात है ना, बड़े अच्छे जो लोग हैं वो भी इस इलेक्शन को लड़ सकते। अच्छा, वो उसमें पूरी माफिया आपका ना कब्जा हो चुका है। जब ये इलेक्ट होके ऊपर आ जाते हैं तो आपका क्या ख्याल है, या मेरे या आपके लिए ये एजुकेशन का निजाम लाने के लिए आए हैं? इन्होंने इतने पैसे इसलिए लगाए हैं कि ये लोगों की गलियां साफ कराएंगे, सड़कें बनाएंगे? नहीं, जिसने 10 करोड़ लगाया वो चाहता है 20 करोड़ मुझे मिले या 2 अरब रुपए मैं कमा के जाऊँ। यहाँ सेनेट के इलेक्शन के अंदर हमारी वीडियोज भी आ चुकी हैं, ऑडियोज भी आ गई हैं, फुटेजेस भी आ, जिस तरह लूट मार होती है, लूट सेल होती है वहां पर, जैसे टिकटें खरीदी जाती हैं, सेनेट की सीटों के ऊपर अरबों रुपए की जो है आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो पाकिस्तान का ये जो जमहूरी निज़ाम जिसको हम कहते हैं, सो कॉल्ड जमहूरी निज़ाम, इसके अंदर भी ग्रास रूट लेवल पे तब्दीली होनी चाहिए। पार्टियां जो है मरूसी सियासत के जरिए कब्जे में आ चुकी हैं, तो ये जब वो ओपन अप होंगी, मसलन मैं अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, भुट्टो की पीपल्स पार्टी देखता हूँ और आज की देखता हूँ, उसमें लॉट ऑफ डिफरेंस इज देयर ना। भुट्टो की पार्टी के अंदर फिर भी उन्होंने नौजवानों के लिए एक मजदूरों के लिए एक पोर्शन जरूर नुमाइंदगी का हमेशा रखा था भुट्टो साहब ने। वो जागीरदार भी थे, लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, एक पोर्शन उन्होंने रखा हुआ था, वो नौजवान भी आगे आता था, वो मजदूर भी आगे आता था, साथ दूसरे। अच्छा, अब ये पार्टियों में खत्म हो चुका है। आप नवाज लीग ले लें, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले लें, आप तहरीक इंसाफ ले लें, वहां पर क्या हो रहा है सब कुछ। तो ये जो सूरत हाल है ये डेफिनेटली बहुत अलार्मिंग है। और कहते हैं ओवरऑल सबको ही, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी और सिस्टम को भी सोचना चाहिए है कि किस तरीके से वो जो 43% 44% आपकी आबादी का है उसको कैसे इसमें शामिल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ एहसन जा साहब मौजूद थे। और पाकिस्तान के अंदर अब इलेक्शंस होंगे तो पता चलेगा कौन सी पार्टी आती है और पार्टी आने के बाद वो क्या क्या पॉलिसीज़ नहीं लेकर आती है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। एक बहुत ही अहम मसला जिसको हम हाईलाइट करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में, वो है डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन। डिसइंफो लैब भी से कहा जा सकता है। एक ख़बर बग़ैर तस्दीक किए कहीं पर भी शेयर कर दी जाती है, उसके आउटकम्स क्या होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उससे बरक्स, और उस ख़बर को फिर धड़ाधड़ आगे फॉरवर्ड किया जाता है मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, ट्विटर पर रीट्वीट करवाया जाता है और वो देखते देखते टॉक ऑफ द टाउन हो जाता है। लेकिन ये एक बहुत अहम मसला है। अक्सर आप देखते हैं कि अभी फ़लस्तीन वाले इशू में भी जो इजरायली मीडिया है वो बहुत पुरानी जो वीडियोस हैं जिसमें वो औरतों और बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है, वो वीडियोस जो कि गलत है उसको इस्तेमाल कर रहा है। और वो वीडियोस जो हैं वो कह रहे हैं कि ये फ़लस्तीनी जो है ये वहाँ पर जुल्म व सितम कर रहे हैं इजरायलियों पर। दिस इज़ कॉल्ड डिसइंफॉर्मेशन। और अब गलत इन्फॉर्मेशन जो है और फिर वो देखते देखते फैलती जाती है। पहले ये था सीइंग इज़ बिलीविंग, आप जो देख रहे हो आप उस पर यकीन कर लेते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ऐसी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं, ऐसी ऐसी आपने किसी की करैक्टर असैसिनेशन करनी हो, ऐसे ऐसे टूल्स हैं जिसमें बॉडी कोई होगी, फेस आप उसका लगाकर उसका करैक्टर असैसिनेशन कर देते हैं और हम लोग बग़ैर तहकीक किए फ़ौरन लड़ने मरने पर आ जाते हैं। हमें लगता है कि जो हम देख रहे हैं वही सच है और यही इसी तरह से बात हुई होगी। तो ये डिसइंफो लैब और इस किस्म की जो झूठी खबरें फैलाना, अफवाहें फैलाना, ये बग़ैर तहकीक किए हम फ़र्ज़ समझते हैं कि हमने ये ख़बर को आगे तक लेकर जाना है, आगे फैलाना है, चाहे वो बात सही है या गलत है। इसी पर बात करने के लिए रहनुमा मरकज़ी मुस्लिम लीग मोहम्मद ताबिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। अभी ये जो डिसइंफो लैब की हम बात कर रहे हैं जिसमें झूठी खबरें फैला दी जाती हैं, अच्छा ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं है
जो समझ बूझ रखते हैं, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि सहाफ़ी हैं इवन, उनकी तरफ से भी इस किस्म की शरारतें की जाती हैं और गलत खबरें फैला दी जाती हैं। ये हमारे मुआशरे में ये रिवाज क्यों पकड़ गया है? जी देखें, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया इस मौके पे, इस मौजू पे बात के लिए। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी है कि टेक्नोलॉजी की जो एवोल्यूशन हुई है पिछले 10-12 सालों के अंदर, वो इतनी एक्सपोनेंशियल है और इतनी स्पीड से हुई है कि उसको समझना और उसको कंट्रोल करना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ख़ास तौर पे 2012 में 10 के अंदर इनको समझा जाता था कि ये डेमोक्रेसी के लिए, अरब स्प्रिंग ख़ास तौर पे जब आई है, तो ये उसको एम्पावर करने के लिए डेमोक्रेसी को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमने आगे चल के देखा तो ये मैनिपुलेशन के लिए और पूरे सिस्टम को अंडरमाइन करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दुनिया के लिए चैलेंज बन के चीज़ आई और हमने ये देखा कि दुनिया भर में लेजिस्लेशंस हो रही हैं डिसइंफॉर्मेशन के बारे में। AI ख़ास तौर पे आप देखें कि डीप फेक्स और जितनी मैनिपुलेटिव टेक्नोलॉजी इस वक्त आ रही है, तो ये पूरी दुनिया इस वक्त, यूरोपियन यूनियन ने एक बाकायदा अपना कानून पास किया है कि AI को हमने रेगुलेट करना कैसे। तो इससे ये हमें समझ आती है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, आपके रीजनल इनसिक्योरिटीज़ बहुत सारी मौजूद हैं और बहुत सारे मैनिपुलेटिव एक्टर्स आपके ख़ित्ते के अंदर ऐसे मौजूद हैं। तो वो सारा इस वक्त जो उनका फोकस है वो इसी चीज़ पर है कि किसी तरह हमारी जो फॉल्ट लाइन्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाए और उसके लिए यही सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस किस्म की टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं और अब तो हम बगैर तस्दीक किए जो है उसको फ़ौरन आगे कि ये ख़बर एक्सक्लूसिव हमारे पास आई है और हम इससे ब्रेक कर दें, हम इससे शेयर कर दें। लेकिन इसको, इससे बचा कैसे जा सकता है? अगर एक शख्स लेट्स सपोज कि वो कोई ऐसी वीडियो देख रहा है, कोई टिकटॉक पर देख रहा है, कोई फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख रहा है, तो वो कैसे तस्दीक कर सकते हैं? क्योंकि हमारा दीन भी हमें कहता है कि बगैर तस्दीक के ख़बर ना फैलाओ, आगे बात आगे ना करवाओ। लेकिन हम तो शायद इसको ना दीनी फरीज़ा समझते हैं कि गलत खबर अगर हम तक पहुंची है तो हम आगे सब तक फैलाएं। जी बिल्कुल, बड़ी अहम आपने बात की और आपने ख़ुद कुरान मजीद की आयत का हवाला भी दिया है। तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यहाँ पे ये समझने की है कि हमें इस वक्त पूरे मुल्क में एक डिजिटल लिटरेसी को फ़रोग़ देना चाहिए और ये काम मैं समझता हूँ कि सिर्फ मीडिया का नहीं है बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा आपके इल्म है कि सोशल मीडिया और ये फ़ोन्स और गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह हमारे एजुकेशनल लेवल पे, हर लेवल पे, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल हो, चाहे हमारा मीडिया हो, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बनती है कि आप एक ऐसे पोस्ट ट्रुथ एरा के अंदर ज़िंदा हैं कि आपको कुछ नहीं पता कि आपके सामने जो वीडियो आई है वो है असल में उसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं। लेकिन अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ और हमें नज़र आता है कि हमारे यहाँ जो लीक्स का कल्चर है और इस तरह का कल्चर फ़रोग़ दिया जाता है बाकायदा, यानी एक दूसरे की राइवलरी के अंदर आके बाकायदा इन चीज़ों को राइवल्स जो हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमारे मुख्तलिफ एक्टर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नतीजा ये निकलता है कि आपके मुल्क के अंदर इस वक्त आप देख लें जितनी प्रॉब्लम्स आपको नज़र आती हैं कि एक वीडियो आती है उसकी वजह से जो इंस्टिगेशन पैदा होती है और वो हम पूरा साल पिछला देख चुके हैं। वजह ये, यानी इसके पीछे वजह ये है कि हमारी कौम के अंदर वो तरबियत ही किसी ने नहीं की कि इस मीडिया को हम तामीर के लिए इस्तेमाल करें, ना कि उसको तखरीब के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तखरीब के लिए इस्तेमाल हो रहा है और तामीर के लिए ना गवर्नमेंट लेवल पे कोई इसके ऊपर इनिशिएटिव है, ना किसी और एजुकेशनल लेवल पर है। तो अच्छा, ये गवर्नमेंट लेवल पर तो खुद सर इस तरह होता रहा है कि अपना एजेंडा जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए, या जैसे आपने कहा अपने मुखालिफिन को राम करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, इसको बेसिकली इस तरह के जलसे में लोग कितने थे, कम थे, ज़्यादा थे, कम है तो ज़्यादा दिखा दिए, ज़्यादा है तो कम दिखा दिए, मतलब इस तरह के। हालांकि ये इतनी ब्लेसिंग है कि वाकई में अगर आप किसी का कोई मसला हल करना चाहते हैं, किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो आप इस प्लेटफॉर्म को, इन प्लेटफॉर्म्स को इतनी ब्लेसिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे किसी की मदद हो, किसी के लिए आसानी पैदा हो ना। सोशल मीडिया का ये जो इस्तेमाल है, यानी पॉजिटिव इस्तेमाल है, उसको के पॉजिटिव इस्तेमाल मौजूद हैं। बड़ी बड़ी मूवमेंट्स हमने देखी हैं दुनिया के अंदर, सोशल मूवमेंट्स हैं जो लोगों के राइट्स के लिए लोगों ने काम किया है। ब्लैक लाइव्स मैटर की आप उठा के देख लें, आप इस वक्त गज़ा का मसला देख लें कि पूरी दुनिया में इसराइल जो है वो जितना जुल्म कर रहा है और जिस तरह उनकी डीप पॉकेट्स हैं मीडिया के अंदर, कन्वेंशनल जितना भी मीडिया है, लेकिन जो सोशल मीडिया है पूरी दुनिया उसको इस वक्त
राइट एंड रॉन्ग है ना, राइट एंड रॉन्ग की तमीज़ सिखा रही है ये सोशल मीडिया। अगर कोई डीप पॉकेट्स है भी मीडिया में तो सोशल मीडिया जो है वो हाईलाइट कर देता है इशू को, और यही इसी तरफ आप निशानदेही कर रहे थे और ये सही बात भी है। लेकिन हमने सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल है ना उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दी है बजाय कि उसके पॉजिटिव। फिर मुआशरे के अंदर फहाशी भी इसी वजह से फैल रही है और गलत किस्म की नाजेबा जो है वो तस्वीर, हरकत और फिर इस किस्म की वीडियोस जो कि सही हैं गलत हैं बग़ैर किसी किए हम इसको जो है वो आगे फैला देते हैं। ताबिर साहब अगर आप मेरे साथ मौजूद हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं इस पर ये आपने बड़ा अहम पॉइंट इस्तेमाल किया, और क्योंकि जो व्यूअर्स देख रहे हैं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सोशल मीडिया, मैं यहाँ पे बताना चाहूँ कि आपके बच्चे, आपके फैमिली मेम्बर्स, इस वक्त हमारे घरों का कल्चर है कि हर एक के पास डिवाइसेस मौजूद हैं और आइसोलेशन के अंदर हम एक घर के अंदर मौजूद होते हुए रह रहे होते हैं। तो ये जो आइसोलेशन है बेसिकली ये आपको हर गलत रास्ते की तरफ लेके भी जाती है। तो कन्वर्सेशन का अंदाज़ अपनाना चाहिए, फैमिलीज़ के अंदर लिमिट करना चाहिए स्क्रीन यूजेज को, और इसी तरह ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो बुक्स कितनी पढ़ रहे हैं, उनकी मेंटल, आप देखें दुनिया भर में इस वक्त डिजिटल डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है। कोरिया और मुख्तलिफ दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें तो वहाँ पे लोग अपने बच्चों को जाके ऐसे बूट कैंप्स में जमा कराते हैं कि भाई इनको स्क्रीन से हटा के पेंटिंग की तरफ, बुक्स की तरफ, नॉलेज की तरफ लाएं ताकि ये दोबारा नॉर्मल इंसान बन सके। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इदारे, इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हैं, हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा काम होने वाला है यानी तरबियत का, तो लेकिन टेक्नोलॉजी डज़ नॉट वेट, ठीक है, वो अपनी स्पीड के साथ बढ़ रही है। एआई इतनी तेज़ी से चेंज लेकर आ रही है कि पूरी दुनिया का कल्चर बदल रहा है, हर चीज़ चेंज हो रही है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, मैं समझता हूँ कोई भी पोजीशन ऑफ पावर पे है, चाहे वो गवर्नमेंट में है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए कि हम अपनी कौम को आगे, अगली जो नस्ल है 10 साल, उसको हम क्या देखना चाह रहे हैं। वरना जितनी डिस्ट्रप्शन इस वक्त आ चुकी है, जितना केओस इस वक्त फैल चुका है, तो मैं समझता हूँ वो घर के यूनिट से लेके नेशनल लेवल पर जो हाल हमारा हो चुका है, उसमें हमें बहुत संजीदगी से इसके ऊपर प्लानिंग की ज़रूरत है, पूरा एक विज़न लाने की ज़रूरत है कि हम इन टेक्नोलॉजीज़ को जो आए दिन बढ़ रही हैं अपनी कौम की तरबियत के लिए, फलाह के लिए, इत्तेहाद के लिए, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें, ना कि इंतशार के लिए और मुल्क को तकसीम करने के लिए इस्तेमाल करें, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, और इस पर आई थिंक एज अ सोसाइटी भी हम सब की जिम्मेदारी है, एज अ इंडिविजुअल तो है, एज अ सोसाइटी। अच्छा, व्हाट यू सजेस्ट गवर्नमेंट लेवल पर ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए, ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ बनी चाहिए जिससे ये डिसइंफो लैब को कंट्रोल किया जा सके? देखें, डिसइंफो लैब का एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हुआ कि 15 साल से हमारा दुश्मन मुल्क जो है वो 15 साल से इसके ऊपर काम कर रहा है और हज़ारों वेबसाइट्स बनाता है और डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है। मैंने पर्सनली इसके ऊपर काम किया, इन्वेस्टिगेशन की है कि फेक डेड लोगों को उन्होंने ज़िंदा किया हुआ है यूएन के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, वहाँ पे जाके वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और ऑन ग्राउंड नतीजा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को दुनिया में एक इमेज का प्रॉब्लम है, यानी दुनिया भर में समझा जाता है कि जी शायद इराक़ और अफ़गानिस्तान से ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क है। आए दिन हम देखते हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, उनको फिर आगे सोशल मीडिया पे फैलाया जाता है। किसी भी यानी कहीं कोई छोटा सा इंसिडेंट हो जाए, उसको इतना ज़्यादा उसके अंदर फिर लोग जंप इन कर लेते हैं कि वो बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है और हमारे अपने लोग, अपने इदारे हों, मुल्क हो, उसको तोड़ने की, तकसीम करने की बातें शुरू कर देते हैं। तो ये उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है डिसइंफॉर्मेशन का। तो उसका तरीका हल का ये है कि गवर्नमेंट को फैक्ट चेकिंग के ऊपर हमारे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमारे यानी देखें, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बर वक्त कौन आपकी यानी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो टाइमली होनी चाहिए, ठीक है। वो आपका पुराना ब्यूरोक्रेटिक तरीका नहीं चलेगा। आपको हर मिनिस्ट्री हो, हर गवर्नमेंट ऑफिस हो, उसको सोशल मीडिया पे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है। इसी तरह कोई भी आपके मुल्क के ख़िलाफ़, कोई भी आपकी सोसाइटी के ख़िलाफ़ बात आती है, जितना अच्छे तरीके से आप उसको यानी डीबंक करेंगे, जितना अच्छे तरीके से आप उसको बर वक्त बताएंगे लोगों को, उतना ही उस इन्फ्लुएंस ऑपरेशन को आप नाकाम कर सकते हैं। और इसके अंदर आखिरी बात मैं ये ज़रूर करूँगा कि देखें, इसमें सोशल मीडिया का जो मिजाज है, अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जहाँ कोई चीज़ ऐसी होती है जो स्टेट समझती है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, तो कभी बैंडविड्थ कम हो जाती है, कभी इंटरनेट पे बैन लग जाता है। तो ये बेसिकली यू आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ दोज पीपल हु वांट टू मैनिपुलेट यू, दे वांट यू टू डू दिस। उसका तरीका है डायलॉग, उसका तरीका है कि आप कन्वर्सेशन करें, आप अच्छी स्टोरी लेकर आएँ, आप फैक्ट्स लेकर आएँ, ना कि आप उसे शाये हुए हों और ये कहें कि नहीं जी इसको हमने बंद कर लेना है, पकड़ लेना है,
या अगर कोई बंदा आपके ख़िलाफ़ बात कर रहा है तो उसको आपने किसी भी तरह जो है ना उसको यानी हार्ड मेजर लेने उसके ख़िलाफ़। सोशल मीडिया की जो लड़ाई होती है वो हमेशा से डायलॉग और आपके आइडिया की बुनियाद पर होती है, तो आप उससे बेहतर आइडिया प्रेजेंट करें, उसको उस आर्ग्यूमेंट को लेकर आएँ, डिबेट के डायलॉग के कल्चर को बढ़ाएं, स्पेस सेशंस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ करें। मेरी नहीं समझ आता कि हम क्यों इतना परेशान होते हैं। हम रियासत हैं, हम मुल्क हैं, हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो हम इंगेज करें आज अपनी यूथ को, जो 71.7 मिलियन यूज़र्स है आपके इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया के मौजूद हैं, और उसके अंदर ज़्यादातर तादाद नौजवानों की है। तो आज आपकी किसी भी इशू का, खबर का फैसला टिकटॉक के ऊपर जाके हो जाता है। Exactly. तो आप क्यों टिकटॉक पे मौजूद नहीं है? आप क्यों यूट्यूब के ऊपर जाके लाइव सेशंस नहीं करते? आप क्यों ट्विटर स्पेसेस के ऊपर आके गवर्नमेंट अपना जो है मौक़िफ़ नहीं देती? तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप इस वक्त जो डिस्ट्रप्शन फैली हुई है माशरे के अंदर, जो मायूसी फैली हुई है, तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त हमारी कौमी सलामती का सबसे बड़ा मसला नाउमीदी है, मायूसी है, और उससे निकालने का तरीका लोगों को इंगेज करना है। हीलिंग टच दें आप बच्चों को, उनके साथ बात करें, इंगेज करें, यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और उनकी बात सुनें। जब आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप उसका जवाब अच्छा सकते हैं। और हमारी कौम में बहुत पोटेंशियल है, बात समझते भी हैं, सुनते भी हैं, उनके अंदर पैशन भी है, लेकिन इस वक्त एक एलिनेशन फील हो रही है बच्चों अच्छा, वैसे को कोई कि ऐसा हमारी हमारे पास कोई ऐसी वेबसाइट भी नहीं है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है कि अगर कोई ऐसी खबर आ जाती है जहाँ से जाके उसको वेरीफाई करवाया जा सकता है। अभी तो जैसे आपने कहा सारे फैसले टिकटॉक पर हो जाते हैं, तो दैट इज़ सच एन एडवांस एंड सच ए फास्ट सोशल मीडिया के वो रियल टाइम के साथ चल रहा होता है। हमारे मीडिया के पास जब कोई खबर आती है तो वो रिपोर्टर का सोर्स फिर उसे कंफर्म करता है, फिर पता चलता है कि बात खबर बिल्कुल सही है, फिर जाके उसको शेयर किया जाता है 2-3 बैकग्राउंड चेक के बाद। तो हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए जहाँ पर जाकर कोई भी आम बंदा जाकर सवाल पूछ सके और उसको रियल टाइम के साथ ही ये बात सही है गलत है पता चल जाए? बिल्कुल होना चाहिए। देखें इस वक्त दुनिया में बड़े बड़े यानी एक्टिविस्ट मौजूद हैं, लोग मौजूद, प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिन्होंने फैक्ट चेकिंग के ऊपर पूरा आप समझ लें कि डिसिप्लिन जो है वो खड़ा हुआ है इस वक्त। ओसेंट के नाम से मुख्तलिफ मेथड्स मौजूद हैं, बल्कि सोशल मीडिया इंटेलिजेंस के नाम से कि जी ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, लेकिन ये हैं स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं, यानी हर बंदा नहीं कर सकता। हर बंदा जो कर सकता है या हमें जो करना चाहिए वो ये है कि हम लोगों को ये शऊर दें कि आपके पास कोई भी खबर आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक है। ठीक है, आपने हमेशा उसको, इससे पहले कि आप अपना कोई आउटबर्स्ट सोशल मीडिया पे दें, आप अपना कोई रिएक्शन देना शुरू कर दें, आप थोड़ा सा टाइम लें, उसको अच्छी तरह मल्टीपल सोर्सेज से इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि अगर आप फौरी रद्द अमल की तरफ आ जाएंगे तो उसका नुकसान आपको भी हो सकता है, आपके माशरे को भी हो सकता है, फैमिली को भी हो सकता है और मुल्क को भी हो सकता है। हम बहुत ही सेंसिटिव किस्म की हमारी ओवरऑल सिनेरियो मुल्क का भी है और ओवरऑल रीजन का भी है। जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, अभी अफगानिस्तान का मसला है, आप देखें कि रेफ्यूजीज़ के नाम पर कितना प्रोपेगेंडा चीज़ें इस वक्त दीगर एक्टर्स कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को सामने रखना चाहिए कि जो भी हमारे मुल्क के फॉरेन पॉलिसी के इशूज़ हैं, हमारे इंटरनल मसले हैं, उनके अंदर जब हम एहतियात से नहीं चलेंगे तो मुख्तलिफ खबरें भी निकलेंगी, झूठ की बुनियाद पर भी होंगी और डेलिबरेटली डिसइंफॉर्मेशन भी होगी, यानी मिस इन्फॉर्मेशन भी होगी, डिसइंफॉर्मेशन भी होगी, दोनों में फ़र्क भी होगा। डिसइंफॉर्मेशन को हमारे मुखालिफिन इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे दरमियान और हमारे दोस्त ममालिक के दरमियान और नफ़रतों को बढ़ाया जाए। तो इसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि शऊर की ज़रूरत है। हर लेवल पर हमें अपने लोगों को ये समझाना चाहिए और सबसे बड़ा किरदार इसमें मैं समझता हूँ हमारे टीवी चैनल्स का है, मीडिया का है, आप दोस्तों का है कि वो बार बार इसके ऊपर शोज़ करें, बाकायदा एक्सक्लूसिव इसके ऊपर सेशंस किए जाएं कि किस तरह से हम बच्चों के लेवल के ऊपर, बड़ों के लेवल के ऊपर, टीनेज लेवल के ऊपर फैक्ट चेकिंग को डिस्कस करें। फैक्ट चेकिंग क्या होती है, कैसे होती है, फेसबुक की खबर को कैसे वेरीफाई करना है, उसके सोर्सेज को कैसे देखना है। कोई भी वेबसाइट आ जाए इसका ये मतलब नहीं है कि वो डोमेन अगर नेम मौजूद है तो वो बात ठीक हो। आप जाएं क्रेडिबल सोर्सेज को जाके चेक करें कि जी इसके बारे में दुनिया क्या कह रही है, तब जाके मैं समझता हूँ कि हम इस मसले को, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम है, लेकिन कम से कम हम अपने मुल्क के अंदर इस मसले को बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक्सेलेंट, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हाबिश हमारे साथ मौजूद थे और यही बात है कि हमें पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है और रियल टाइम जो फैक्ट चेकिंग है, ट्रैकिंग है, किस तरह से खबर की तस्दीक, और खुदारा जब कोई ख़बर आप तक आती है तो बग़ैर तस्दीक के उसे आगे फॉरवर्ड मत करें, क्योंकि इससे जो है वो गलत अफवाहें फैलती हैं और किसी की करेक्ट असैसिनेशन हो सकती है या किसी हुकूमत को बदनाम किया जा सकता है या किसी अहम शख्सियत को बदनाम किया जा सकता है।
हमें जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। सेगमेंट है जी स्किन केयर से रिलेटेड, और अपनी स्किन का ख़ास तौर पर ख्याल रखना भी चाहिए है, क्योंकि ज़ाहिरा आपका फेस जितना फ्रेश और जितना अच्छा लगेगा तो लोगों की नज़र ठहर जाती है, फिर आपकी ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी पे बड़े अच्छे असरात उसके आते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन सर्दियाँ, विंटर्स में ऐसा होता है कि हमारी स्किन जो है वो रफ़ एंड ड्राई हो जाती है और डिस्कलरेशन का जो है ना वो हमें सामना करना पड़ता है। तो हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी डॉक्टर कंवल ने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर कंवल जवाद, जो कि एस्थेटिशियन है और आपको स्किन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनसे इस पर बात करते हैं। डॉक्टर कंवल, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आई नो आप सऊदी अरब में हैं, उम्रा की अदायगी में मसरूफ़ है, बट फिर भी हमने आपका टाइम लिया, बहुत शुक्रिया। और मुझे ये बताइए कि हम सर्दियों के अंदर स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, नरिशमेंट नहीं रहती है, आप हर घंटे, इवन विद मी, माई स्किन इज़ ऑयली, लेकिन फिर भी हर घंटे भी अगर आप स्किन के ऊपर कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें ना, फिर भी आपको फ़ील होता है कि आपकी स्किन में डिहाइड्रेशन अभी भी मौजूद है। थैंक यू सो मच फिज़ा, और थैंक यू सबसे पहले तो आप लोगों का कि आप लोगों ने याद किया, इनवाइट किया मुझे अपने प्रोग्राम में, थैंक्स अ लॉट। और सर्दियाँ फिज़ा एक्चुअली सबके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इसलिए हो जाती है कि जहाँ हमें गर्मियों से ज़रा निजात मिलती है, थोड़ा हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग आती है, उसी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं सर्दियों के साथ साथ, क्योंकि सर्दियों में यूजुअली आप देखते हो कि पानी का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। पानी पीने वाला जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो हम जो नॉर्मली 6-7 ग्लास 8 ग्लास पी रहे होते हैं, सर्दियों में वो 2-3 ग्लास रह जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे बेसिक वजह है आपका मॉइस्चर ख़त्म होने की, आपकी स्किन की ड्राइनेस की, वो होता है कि आपकी जो बॉडी है उसमें से मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो जाता है। आपकी बॉडी में से जितना ज़्यादा आपको हो सके वो पानी लेना चाहिए, कितना आप पानी का इंटेक ज़्यादा रखेंगे। अगर पानी नहीं पी सकते हैं तो जितना ज़्यादा हो फ्रेश जूसेस, और सर्दियों में क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता तो आप सूप ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों के साथ आपकी बॉडी का मॉइस्चराइज़र जो है वो बरकरार रहेगा। इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग, अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी स्किन ऑयली थी और अब आप ड्राई हो रही है, आप पानी भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं उसके बावजूद भी, तो आपको कैजुअल बेसिस पर, डेली बेसिस पर मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। मॉइस्चराइज़र देखिए, मैं सर्दियों में के अलावा गर्मियों में भी कहती हूँ कि अपनी डेली रूटीन में रखें, क्योंकि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत हर वेदर में होती है। तो मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल और फ्रूट्स का इस्तेमाल आपको काफ़ी हद तक एग्जैक्टली ये मतलब स्किन आपकी रिफ्रेश हो जाती है। अच्छा, विटामिन सी कितना ज़रूरी है? वैसे तो हर डॉक्टर आके कहता है कि विटामिन सी जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका इंटेक करना चाहिए है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर विटामिन सी अगर आप ऑरल भी ले रहे हैं तो वो उस तरह शामिल नहीं होता है। और अगर आप फेस पे भी अप्लाई करें विटामिन सी तो उसके कितने विजिबल रिजल्ट्स होते हैं, और किस तरह, मतलब अब यहाँ पर कह दिया जाता है कि किसी भी मॉइस्चराइज़र में विटामिन सी मौजूद है, लेकिन कितनी तादाद में है, कितना है, आपके स्किन की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको विटामिन सी मिल रहा है या नहीं? विटामिन सी देखिए फिज़ा हर लिहाज से बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसका इंटेक कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। आप इंटेक में ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपको लेमन में मिल सकता है, ऑरेंजेस आजकल आए हुए हैं, उसमें उनको विटामिन सी जो है वो आप ले सकते हैं बड़ी रूटीन के अंदर। ठीक है, विटामिन सी का जो इस्तेमाल है वो ना सिर्फ आपकी डेली रूटीन में आपको बचा सकता है ड्राइनेस से, बल्कि वो आपकी स्किन के कलर को भी बहुत हद तक लाइट कर देता है, आपकी स्किन के कलर को वो बहुत हद तक ब्राइट कर देता है। आजकल बहुत ट्रेंड चल गया है विटामिन सी के जो सिरम्स होते हैं वो अगर आप अपनी डेली रूटीन में अप्लाई करेंगे और आपको कोई पिगमेंटेशन का इशू है, अगर आपकी स्किन में किसी भी किस्म का ऐसा प्रॉब्लम है जो आपकी स्किन की टोन को डार्कर कर रहा है, इवन नहीं रहने दे रहा है, तो आप विटामिन सी का इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन में कर सकते हैं। आप अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, आप अपना विटामिन सी अप्लाई करें और देन उसके बाद आप अपना सन ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि विटामिन सी के इस्तेमाल से पहले आपने ज़रूर अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। रीज़न ये है कि हर तरह का विटामिन सी और हर कंसिस्टेंसी का विटामिन सी हर इंसान को सूट नहीं कर सकता। ऑल्दो कि इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, बट अगर किसी पेशेंट को किसी भी इंसान को अगर एलर्जी है
तो वो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकता है, जैसे ओवर ड्राइनेस हो सकती है, उसकी वजह से स्किन बर्न हो सकती है और पिगमेंटेशन हो सकती है। सो शुड बी केयरफुल। अगर आपको एक चीज़ सूट नहीं कर रही है तो आपको उसका इस्तेमाल फौरी तौर पे तर्क कर देना चाहिए और फिर आपको फौरी तौर पे कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एक्सपर्ट ओपिनियन इसी वजह से तो जरूरी। हाँ अच्छा डॉक्टर काबिल ये बताइए, सर्दियों में ना ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से ना हमारे फेस पे लाइंस रिंकल्स बहुत ज़्यादा फील होने लग जाते हैं, अंडर आइज, आपको फोरहेड पे आपकी स्माइल लाइन डार्क हो जाती है, इतने रिंकल्स होते नहीं है जितने आपके फेस पे विजिबल होने लग जाते हैं। हाउ टू प्रिवेंट दोज रिंकल्स? बिल्कुल ऐसा। देखिए ये रिंकल्स अपीयर होने का मेन आपकी स्किन की जो एक टेक्सचर है, स्मूथ टेक्सचर, वो खत्म हो जाता है और वो स्मूथ टेक्सचर खत्म होने की वजह से ही आपकी स्किन जो है उसमें लकीरें या लाइनें या रिंकल्स नजर आना शुरू स्किन को, तो आपकी स्किन बहुत हद तक इन सब चीज़ों होगी, एक्जिमा नहीं होगा, इचिंग नहीं होगी। बट अगर आप अपनी स्किन को प्रॉपर्ली हाइड्रेट नहीं रख रहे हैं, मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये सारे प्रॉब्लम्स आपको सर्दियों में ही नहीं, वक्त के साथ साथ परमानेंट होते चले जाएंगे। आपको लकीरें भी नजर आएंगी अपनी स्किन में, ड्राइनेस भी नजर आएगा अपनी स्किन में, और आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता वक्त से पहले बूढ़ी होना शुरू हो जाएगी। हाँ तो यही वजह ना, और एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी ऐसा होता है। हमारे यहाँ पर स्मोक की जो सूरत हाल है वो तो वैसे ही हमारे स्किन बैरियर्स को exactly. हाँ, तो ये पेप्टाइड, एक मैं देख रही हूँ कि ये टर्म अब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, कोलेजन एंड पेप्टाइड। बिल्कुल इसको किस तरीके से अपनी हमारी स्किन के लिए ये कितना ज़रूरी है पेप्टाइड एंड कोलेजन, और कैसे हम इसे हासिल कर सकते हैं? एक्चुअली होता ये फिजा कि कोलेजन और पेप्टाइड जो है वो नॉर्मली ही आपकी स्किन के अंदर हमारी बॉडी में अल्लाह पाक ने ये कुदरती तौर पे रखा हुआ है कि इलास्टिन कोलेजन हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता रहता है। हमारी स्किन का जो सेल है वो रिपेयर होता रहता है और उस इलास्टिन और कोलेजन की वजह से हमारी स्किन यूथफुल लगती है। पेप्टाइड्स जो होते हैं उनका बेसिक जो फंक्शन है वो आपकी स्किन के सेल को रिपेयर करना है। आपकी स्किन जो कि डल होती जा रही है, सेल आपका डेड होता जा रहा है, पेप्टाइड का यूज़ इसीलिए किया जाता है ताकि वो आपके जो सेल्स हैं उनको एक अच्छी यूथफुल अपीयरेंस दे सके। आपके वो सेल जो डेड हो गए हैं उन्हें नए सिरे से उनके अंदर जान डाल सके। सो पेप्टाइड्स आजकल आजकल तो नहीं सर, काफ़ी टाइम हो गया, इसको साल से ज़्यादा हम लोग यहाँ पाकिस्तान में भी यूज़ कर रहे हैं, बाहर तो काफ़ी अरसे से ये पेप्टाइड यूज़ हो रहे हैं। सो पेप्टाइड के यूज़ की वजह से आपकी स्किन में कोलेजन इलास्टिन बूस्ट होते हैं, उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है और आपके वो सेल्स जो डेड हो चुके हैं, जिनकी वजह से आपकी स्किन की यूथफुलनेस ख़त्म हो गई है, आपकी स्किन की जो ब्राइटनेस है ख़त्म हो गई है, वो काफ़ी हद तक हम उसे वापस ले आते हैं। सो पेप्टाइड्स आर गुड, बट अगेन मैं यही कहूँगी कि आपने प्रॉपर किसी बंदे से लगवाना है, प्रॉपर किसी बंदे को अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली आपकी स्किन का टेक्सचर यूज़ देखने के बाद वो आपको एडवाइस करेंगे कि आपके लिए पेप्टाइड सूटेबल है या नहीं। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। और यही बात है ना, हम खुद में नीम हकीम बन के और घर में कुछ भी सीरम कुछ भी मिलता है वो लगाना शुरू कर देते हैं। अगर मैं डॉक्टर कंवल आपसे पूछूं व्हाट इज़ द बेस्ट स्किन केयर रूटीन फॉर ऑल स्किन टाइप, आप क्या रिकमेंड करेंगे AM एंड PM? ओके मेरे लिए मैं हमेशा से, मैंने शायद आपके प्रोग्राम से भी फिजा कभी बताया हो, मुझे सबसे ज़्यादा अगर आप टिप्स पे याद रखें ना तो आपकी स्किन केयर रूटीन में मॉर्निंग की अगर बात करेंगे, आपने अपना फेस वॉश किया, देन यू शुड अप्लाई द मॉइस्चराइजर, चाहे वेदर गर्मियों का हो चाहे सर्दियों का, आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है नंबर 1। नंबर 2 आपने सन ब्लॉक अप्लाई करना है, और नंबर 3 आपने अपनी स्किन पर विटामिन C अप्लाई करना है, ठीक है। बट अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है तो आप विटामिन C के साथ साथ सैलिसाइलिक एसिड भी, देखें आजकल इजीली ओवर द काउंटर आपको विटामिन C, सैलिसाइलिक एसिड और रेटिनॉल तीनों चीज़ें मिल सकती हैं। तो आप ज़रूर अपनी ड्रेसिंग टेबल पर विटामिन C, आपने रेटिनॉल और सैलिसाइलिक एसिड रखना है। विटामिन C आप अपनी मॉर्निंग की रूटीन में रख सकते हैं विद मॉइस्चराइजर एंड सन ब्लॉक। रेटिनॉल आप वीक में 3 मरतबा रात में लगा सकते हैं, और जिन नाइट्स में गैप आएगा, लाइक आपने 3 नाइट्स अप्लाई किया है ना वीक, तो आप बाकी की 3 नाइट्स जो हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं सैलिसाइलिक एसिड, अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है तो। अगर एक्नी प्रोन नहीं है तो आप कोई भी अच्छी सी नाइट क्रीम उन बाकी के 3 डेज में रख सकते हैं। जो लोग रूटीन से
अपनी स्किन में सैलिसाइलिक एसिड, अपनी स्किन में रेटिनॉल और अपनी स्किन पर विटामिन सी विद मॉइस्चराइजर विद सनब्लॉक इस्तेमाल करते हैं। आप ट्रस्ट करें फिजा, उनको किसी और क्रीम की, किसी और ब्राइटनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट रिजीम। अगर वो आपकी स्किन को सूट कर रहा है तो दिस इज़ द बेस्ट रिजीम। वो यही है ना, आपकी स्किन को अगर सूट कर रहा है। अच्छा, अर्ली एजिंग के लिए क्या रिकमेंड करेंगी कि वो तमाम लड़कियां जो कि, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे स्पेशली प्रेगनेंसी के बाद जैसे ही आप एक बच्चे को बर्थ देते हैं तो यू आर गोइंग टू लुक मोर ओल्डर, आपके स्किन पे फाइन लाइंस आ जाती हैं, एज इतनी होती नहीं है, लेकिन उसकी वजह से आफ्टर बर्थ बहुत ज़्यादा आपको एजिंग के मसले फेस करने पड़ते हैं। तो उनकी स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए, या वो लड़कियाँ जो कि जिनका आई थिंक सनलाइट के एक्सपोजर की वजह से भी आपको अर्ली एजिंग हो जाती है? बिल्कुल ऐसे ही, सनलाइट एक्सपोजर की वजह से अगर आपकी स्किन बर्न हो गई है, ठीक है, अगर आपकी सन रेजेस बहुत ज़्यादा आपकी चेहरे को, आपके एक्सपोज पार्ट्स को ख़राब कर रही हैं, तो उस बर्निंग की वजह से आपके वो सेल्स डेड हो जाते हैं। जब से आपके वो सेल्स डेड हो जाते हैं और जब वहाँ अगर प्रॉपर्ली वहाँ आपने ट्रीट नहीं किया और प्रॉपर्ली वहाँ नई स्किन नहीं आई है, तो जो स्किन आएगी वो लिटरली ऐसी फील होती है कि जैसे वो झुलसी हुई स्किन है, या फिर उस स्किन पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स आपको नज़र आएंगे, और या फिर उस स्किन का कलर जो है वो बाकी बॉडी से, बाकी फेस से, बाकी एरियाज से डार्कर होगा। सो सनबर्न से बचने का बेस्ट जो मैंने आपको हमेशा सॉल्यूशन बताया है वो सन ब्लॉक है। सनबर्न ना होने दीजिए क्योंकि वो आपकी स्किन को मजीद सेंसिटिव करता है। नंबर 2, रिंकल से, अर्ली एजिंग से बचने के लिए अपने आप को प्रॉपर्ली हाइड्रेट रखें, अपने मेकअप को प्रॉपर्ली रिमूव करें। मेकअप रिमूवर के थ्रू आपने रिमूव करके रात में सोना है, ऐसा नहीं है, जितना कम से कम हो पहली बात तो मेकअप अप्लाई करें। और जब भी आप मेकअप से मतलब लाइक आपको लगे कि आपकी रूटीन वर्क खत्म हो गई है, अब आप घर आ गए हैं, अब आप रिलैक्स मूड में, तो आपने सबसे पहले अपना मेकअप प्रॉपर्ली रिमूव करना है। उसके बाद प्रॉपर्ली आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है, और मॉइस्चराइज करके अपनी डेली जो भी नाइट क्रीम यूज़ करते हैं, इधर वो विटामिन सी की फॉर्म में हो, इधर वो रेटिनॉल की फॉर्म में हो, या सैलिसाइलिक एसिड की फॉर्म में हो, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे अगर आप प्रॉपर्ली कोलेजन और इलास्टिन का इंटेक लेते हैं और साथ में आप लगाने वाली क्रीम्स में भी अपने कोलेजन और इलास्टिन रखते हैं, तो भी आप अर्ली एजिंग से, प्रीमेच्योर एजिंग से बच सकते हैं काफ़ी हद तक। एग्जैक्टली और उसके लिए फिर यही बात है कि आप ये सब कुछ घर में करने से बेहतर है कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर कवल जवाद हमारे साथ मौजूद थी और हेल्दी स्किन के लिए टिप्स दे रही थी। और यही बात है कि आप अपनी स्किन का अगर ख्याल रखेंगे तो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। इफ़ यू फील यू लुक यंगर, यू फील कॉन्फिडेंट। हमें जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। पेरेंटिंग एक बहुत अहम सब्जेक्ट है जिस पर ना तो कोई बात करता है और ना ही हमें सिखाया जाता है, ना ही फैमिलीज़ के अंदर इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है कि एक बच्चा, उसको आपने कैसे उसकी परवरिश करनी है, कैसे उसको बड़ा करना है। हमें ऐसा लगता है जैसे हम कुदरती तौर पे जो है ना वो इस चीज़ के काबिल हो गए हैं कि हम एक बच्चे को अच्छा रेज़ कर सकते हैं। सम पीपल आर गुड, उनके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं जिससे वो एक लीडरशिप क्वालिटीज़ या एक पेरेंटिंग क्वालिटीज़ होती हैं, बट एवरीबडी इज़ नॉट परफेक्ट। हर किसी को नहीं पता होता, नहीं समझ होती। और हम ये कहते हैं हमारे बड़ों ने, हमारे माँ बाप ने इतने अच्छे पाल लिए थे, हमें बड़ा कर लिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। सिर्फ औलाद को बड़ा कर देना, उनका कद निकला है, खिला पिला देना, यही इनफ नहीं होता है। उसकी रूह की अंदर जो उसकी सोल की नीड्स होती हैं उसको फुलफ़िल करना, अच्छी बुरी बात सिखाना, बुरे वक्त में उसे कैसा रिएक्ट करना चाहिए है, अच्छे टाइम पर कैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए है, सेंस ऑफ एबिलिटी, और ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को ऑलरेडी सिखाएं। और हमारा दीन सबसे पहले क्या कहता है, किस तरीके से हमारे बच्चों के अंदर इस्लामिक वैल्यूज़ को लेकर आना चाहिए है। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब मजहबी स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। इशू जो हम आपसे डिस्कस करने जा रही हैं वो ये है कि पेरेंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर कोई भी तवज्जो नहीं देता है। बस हम समझते हैं कि हम पैदा किए हुए माँ बाप अच्छे माँ बाप बने बनाए आ गए हैं और हम एक बच्चे की अच्छी परवरिश कर देंगे, और हमारे माशरे के अंदर जितनी भी खराबियां हैं वो भी सब आपके सामने हैं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मुझे इस पे बात करने का मौका देने का। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। पहली बात तो ये है कि अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा मुबारक सबसे अहम चीज़ है, और उसके बगैर तो हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इंसान की ज़िंदगी की हर डायमेंशन के लिए बहुत परफेक्ट हैं और उसके ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी भी है।
अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर एक बात कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। बेशक, बिल्कुल। अब इसको कैसे बचाना है और ये क्या करना है? मैं इसकी एक एग्जांपल ये कोट करूंगा कि अगर आप या मैं या कोई भी मुआशरे का फर्द नई गाड़ी लेता है तो किसी ऐसे ड्राइवर के हाथ में नहीं देगा जिसको ड्राइविंग नहीं आती है, जिसको नहीं हाँ। पता कि हाउ टू ड्राइव। तो इसी तरह पेरेंट्स बनने के लिए ये भी जरूरी है, ये उतना ही जरूरी है कि जब हम किसी अनाड़ी के हाथ में अपनी गाड़ी नहीं देते हैं, हम किसी ऐसे पायलट के साथ नहीं बैठते जिसको अपनी वो सारी फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज हासिल नहीं है, तो फिर उसमें हमें तहफुजात होते हैं। तो सिमिलरली यही मामला है, यही चीज़ है कि वालिदैन एक तरफ तो ये समझ लेते हैं कि ये हम चीज़ टैकल कर लेंगे, हमारे लिए मुश्किल नहीं है। अगर हमारे वालिदैन ने इतने बच्चे और इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर जब ये सारी फैसिलिटीज भी नहीं थी, ये सारी चीजें नहीं थी, तो उन्होंने ये सारी चीजें कर ली हैं और हमें इतना अच्छा इंसान बना दिया है। तो अब हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, हमारे पास तो गैजेट्स भी बड़े मौजूद हैं, तो हम तो कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के हवाले से पहली बात तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राअ व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, कि तुम में से हर एक बंदा निगहबान है और अल्लाह उससे उसकी निगरानी के अंदर जो जो चीजें मौजूद है ना, उनके मुतालिक से सवाल करेगा। अब जारी बात यह है कि जब अल्लाह ने सवाल करना तो लामहला ये है कि हम जवाब दें हैं। और अमानत की एक अहम बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान करीम में बहुत ज्यादा जोर दिया है, और हत्ता कि ईमान और निफाक के दरमियान एक हद फासिल है जो निफाक की है। अब इंसान के पास सिर्फ किसी के पैसे अमानत नहीं होते, ये बात बड़ी अहम करने जा रहा हूँ, ये तमहीद भी समझ लें और ये उसका सारा फंडामेंटल समझ लें उसकी चीज को। ये सारी बेस है इसके ऊपर आती है कि अगर हम ईमानदार नहीं है, आप अमानत से मुराद ये है कि मेरे पास जो इज्जत है, रिस्पेक्ट है, जो कुव्वत है, जो इल्म है, जो औलाद है, ये सारी चीजें अमानत है। अगर मैं अमानतदार नहीं हूँ, अगर मैं अपने बच्चों की सही तरह परवरिश नहीं करता तो मैं अमानतदार नहीं हूँ। अगर मैं बच्चों को हलाल नहीं खिलाता तो मैं अमानतदार नहीं हूँ। अगर मैं बच्चों को उस तरह टाइम नहीं दे पाता तो मैं अमानतदार नहीं हूँ। वजह क्या है कि ये बच्चे सिर्फ मेरे नहीं है, मेरी मलकियत नहीं जी। है, ये अल्लाह का फजल है जिसने मुझे दिया, और अल्लाह इसके बारे में कल क़यामत को मुझसे सवाल करेगा। और ये रसूल की उम्मत है जो मैंने अपने बाद छोड़ के चले जाना है। और ये वो बच्चे हैं जिनके ऊपर अपने मुल्क का, मिल्लत का सारा बोझ आना है और उन्होंने उसे टैकल करना, चलाना। अब इस हवाले से सबसे पहली चीज जो वालिदैन को करनी चाहिए वो मनसूबा बंदी है। वो प्लान करना है कि जैसे प्लान किया जाता है कि बच्चे को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या करना है, किस तरह, वैसे उसकी तरबियत के दो पहलू हैं। एक जाहरी है कि उसमें उसकी उठक बैठक है, उसके कपड़े हैं, उसका एटीट्यूड है, उसके मामलात हैं, उसका अंदाज़े गुफ्तगू है, उसकी सारी चीजें। अब बातनी तौर पे उसके अंदर जो उसके जबीली तकाजे हैं, उसके जो जज्बात हैं, उसके एहसासात हैं, उसकी ग्रूमिंग है, उसके अंदर की पर्सनैलिटी है, उसको हलाल हराम की तमीज़ है, उसको अल्लाह की तौहीद का बताना है, उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के बारे में बताना है, उसको इस्लाम की तालीमात देनी है, तो ये भी उतना ही लाजिम है, उतना ही फर्ज है। लेकिन हम्म। वालिदैन ये करते हैं कि नहीं यार, हम कमा लेते हैं, हमारे पास अच्छे पैसे मौजूद हैं, तो हम इसके लिए हायर कर लेते हैं ट्यूटर्स को, हम टीचर्स को हायर कर लेते हैं। याद रखिए, जो चीज आपकी है ना, जो आपको उसका दर्द और उसका एहसास है, वो किसी को भी आप जितना मर्जी पे कर लें उसको एहसास नहीं होएगा वो। तो उसके लिए ये लाजिम है, ये जरूरी है कि जहां आप अच्छा वो कर रहे हैं, अगर आप खुद वक्त नहीं देते, अगर आप खुद नहीं पूछते, अगर आप खुद अटैच नहीं होते हैं, तो आप अपने बच्चे की तरबियत नहीं कर सकते। बच्चे एक यूं समझ लें, एक ऐसे फार्म के अंदर मौजूद है जहाँ पे आप, एक ब्लैंक शीट है, उसके ऊपर आपने जो लिखना है वो आपकी मर्जी, आप लिख सकते हैं। बच्चों को आजकल के दौर में सिर्फ नसीहत असर नहीं करती है। हमने एक चीज मिस की है अपनी सोसाइटी के अंदर इस मॉडर्न एज में, और वो ये है कि पहले बच्चों को कॉमिक्स वगैरह दिए जाते थे। आज से 30 40 50 साल पीछे चले जाएं तो जो बड़े थे उन्होंने पढ़ना सिखाते थे, उनको कहानियां सुनाते थे, उनको उनके साथ एक हम्म। अटैचमेंट होती थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर उनकी तरबियत का पहलू ये था कि फिर उन्हें किताब की तरफ लेके आते थे। और किताब वो चीज है कि अगर एक बंदे ने अपनी जिंदगी के 50 60 90 साल गुजारे हैं और वो कोई किताब लिखता है, तो अपने सारे एक्सपीरियंसेस जो है ना, वो सारे एक किताब की फॉर्म में आ जाते हैं, और असल वो में हमें आपकी हजार बात पन्नों के बिल्कुल दो ठीक है। हजार हमने सिर्फ अब माँ बाप बनने का अच्छा है कि हमने सिर्फ उन्हें अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दिया, वहाँ पर टीचर्स हैं, जी वो जाने और वो करें, और बाप का जिम्मेदारी है कि बिल्कुल बस उसने घर आना है तो सारा कमा के लेकर आना है ताकि उसको आसाइशों वाली सही ज़िंदगी दी जा सके। और माँ की जिम्मेदारी बस यही है कि जब वो 3 मरतबा खाना मांगे तो उसकी पसंद का खाना दे सके। अच्छे माँ बाप की इस मुआशरे में बस यही खूबियाँ हैं, इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्टर पे कोई काम नहीं होता।
बिल्कुल सही। तो उस हवाले से ये है कि सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि घर का इन्वायरमेंट, उसमें सबसे पहली बुनियादी जो चीज़ बनती है वो हलाल खाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलों पर भी पाबंदी लगाई थी, अय्युहर रसूल कुलू मिन अत-तय्यिबाति वअमलू सालिहा। रसूलो, आपके ऊपर लाजिम ये है कि तबलीग का काम बाद में है, रिसालत का पैगाम बाद में पहुंचाना है, पहले अपने पेट के अंदर जो लेके जाना है वो हलाल होना चाहिए। ये अल्लाह ने पाबंदी लगाई है, कुरान करीम में बताई है। और ईमान वालों के लिए भी यही पाबंदी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन अत-तय्यिबाति मिम्मा रज़क़नाकुम, कि जो भी अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया है उसमें से पाकीज़ा खाना है। अब बिल्कुल। पाकीज़ा जब अंदर जाएगा, उससे एक डेफिनेटली एक एहसास पैदा होगा और अल्लाह के साथ एक अटैचमेंट और होगी, फिर क्योंकि बंदा ऑटोमेटिकली हलाल की आप तरफ हलाल जाएगा कामों तो की अल्लाह तरफ से भी पालेगा। आएंगे, हराम कामों से दूर रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब, बिल्कुल। वक्त की किल्लत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।